हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर। और हम शुरू कर चुके हैं एक न्यू सीरीज जिसमें कि हम करवाएंगे जितने भी पॉलिटी की टेस्ट सीरीज है उसके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और हर एक टेस्ट में हमारे 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एन इंडियन सिटीजन हैज डिक्लेयर्ड रिनंसिएशन ऑफ इट्स सिटीजनशिप इन 2015। देखो, एक इंडियन सिटीजन है, उसने डिक्लेयर की है अपनी रिनंसिएशन, मतलब त्याग दी है अपनी सिटीजनशिप 2015 में, जब उसका लड़का का कितने साल का 10 ईयर ओल्ड था। सब्सिक्वेंटली हिज डिक्लेरेशन ऑफ रिनंसिएशन वॉज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और फिर सक्सेसफुली रजिस्टर भी होगी उसकी, मतलब उसने यहाँ से रिनंसिएशन दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स विल बी इंजॉयड बाय हिज सन एज ऑफ टुडे। तो आज उसके लड़के को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया के जो मिलेंगे? देखो, उसका लड़का जब 10 साल का था तब उसके फादर ने क्या किया? सिटीजनशिप छोड़ दी इंडिया की, ठीक है। तो फादर ने अगर सिटीजनशिप छोड़ दी तो जो माइनर था, इसका मतलब उसने भी सिटीजनशिप छोड़ दी, क्योंकि वो तो अपने डिसीजन ले नहीं सकता माइनर, ठीक है। तो इसका मतलब जब वो फादर, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब बच्चे की भी सिटीजनशिप छूट गई, ठीक है। आज मतलब अगर 2015 है और आज कितने साल हो गए? 7 ईयर्स हो गए, और ज़्यादा 7 ईयर्स हो गए। तो आज बच्चा कितने साल का होगा? 7 साल के बाद आज बच्चा कितने साल का है? 17 ईयर्स का है। 17 ईयर्स मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि 18 ईयर्स के पहले आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते। उससे पहले मतलब क्या है, आपके पेरेंट्स जो करेंगे वही है मेन चीज़, ठीक है। तो 18 ईयर्स के बाद आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो। अगर आप 18 ईयर्स के हो जाते हो तभी आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो, उससे पहले तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो। इसका मतलब क्या है? वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो बच्चा क्या है? इंडिया का सिटीजन नहीं है। तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एंजॉय करेगा, ये पूछ रहे हैं। कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लड़का आज एंजॉय करेगा? तो 17 ईयर्स का बच्चा एक माइनर है और वो क्या है? एक टाइप का फॉरेनर्स है। तो कौन कौन से राइट्स जो हैं वो फॉलो करेगा? देखो, दो चीज़ें हैं। हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें से कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल और केवल सिटीजन्स को दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को भी और सिटीजन्स को भी, दोनों को दिए जाते हैं। हमसे पूछा क्या? जो फॉरेनर को भी दिए जाते होंगे। इसने बोला क्या कि कौन से फंडामेंटल राइट उसका सन इंजॉय करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो फॉरेनर है, मतलब सिटीजन तो नहीं है इंडिया का, तो वो कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट्स है उसको एंजॉय करेगा। तो इसके लिए आपको एक सिंपल चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारे सिटीजन्स हैं केवल वो कौन कौन से फंडामेंटल, मतलब कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल और केवल जो हमारे सिटीजन्स हैं वही इंजॉय कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या कि कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल और केवल हमारे जो सिटीजन्स हैं वही इंजॉय कर सकते हैं। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 15, कौन सा? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये केवल और केवल इंडियन जो सिटीजन्स हैं केवल वही क्या कर सकते हैं? इंजॉय कर सकते हैं। ये फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियंस है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। आर्टिकल 15 में क्या बोला जाता है कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, बर्थ। अगर वो इंडियन है तो, अगर आप फॉरेनर हो और आपको कोई रिलीजन है तो आपसे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। याद रखना, ये केवल और केवल किसके लिए है? सिटीजन्स के लिए, ठीक है। फिर आता है 16, आर्टिकल 16 में क्या बोला जाता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें क्या था? डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड था। आर्टिकल 19 में सबको पता है बहुत सारे राइट प्रोवाइड किए गए हैं। 6 बेसिक फ्रीडम्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, दिस टाइप, ठीक है। फिर आते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 किसके लिए है? कि हमें जो भी माइनॉरिटीज हैं उनकी जो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर है वो क्या करनी है? प्रोटेक्ट करनी है, उसके लिए है। उसके बाद आर्टिकल 30 आता है। आर्टिकल 30 किसके लिए है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की माइनॉरिटी की यहाँ पे हमें क्या करनी है? 29 में क्या करनी थी? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर प्रिवेंट करनी थी। और आर्टिकल 30 में क्या करनी है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये केवल सिटीजन्स के लिए है। इसका मतलब इसके अलावा जो भी राइट्स होंगे वो सबको अवेलेबल होंगे। जैसे कि इसमें बोल रखा है कि
सबसे पहले फर्स्ट है राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, क्या है? फर्स्ट है राइट टू प्राइवेसी। बिल्कुल, राइट टू प्राइवेसी किस में आता है? आर्टिकल 21 में आता है। यस, तो वो कौन इंजॉय करेगा? करेगा वो, मतलब जो भी वो बच्चा है वो आर्टिकल 21 इंजॉय करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इनमें तो कोई नहीं आया अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो यस ये भी राइट जो है वो क्या करेगा? इंजॉय करेगा। ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन ये भी जो वो करेगा। ये किस में आता है अरेस्ट एंड डिटेंशन? आर्टिकल 22 में। किस में आता है? आर्टिकल 22 में आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। फिर आता है थर्ड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ओनली एंड ओनली सिटीजन्स के लिए है, ना कि फॉरेनर्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। और अगर हमारी स्टेटमेंट थर्ड जो है वो रॉन्ग हो जाती है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है क्या? सी। ठीक है, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाता है? सी। तो आपको ये नहीं याद रखना कि फॉरेनर्स के लिए कौन से अवेलेबल है, आपको केवल ये याद रखना है कि केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इससे आप जो भी क्वेश्चन होगा ना तो उसको आप कर लोगे। तो आपको पता चल गया 5 आर्टिकल्स के बारे में जो कौन से हैं फंडामेंटल राइट्स हैं। 15, 16, 19, 29, 30। 15 में क्या था? डिस्क्रिमिनेशन। 16 में क्या था? मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 19 में क्या था? 6 बेसिक फ्रीडम्स। 29 में क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, और 30 में क्या था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने का राइट। ठीक है, तो ये 5 फंडामेंटल राइट्स आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं आज के बाद। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। हमें ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। विच ऑफ द अबव गिवन ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटेड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये जो प्रीएम्बल है ना, ये आपको कैसे याद होना चाहिए? जैसे आपको नेशनल एंथम याद है ना, जैसे आपको नेशनल एंथम याद है, ऐसे ही आपको प्रीएम्बल याद होना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो उस प्रीएम्बल में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे कभी भी। ठीक है, ये देखो इसमें हमने क्या बताया? ये है हमारा प्रीएम्बल। क्या है? ये हमारा प्रीएम्बल। और ये प्रीएम्बल आपको क्या होना चाहिए? याद ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें 4-5 चीजें, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि स्टार्टिंग में इसके क्या लिखा हुआ है और इसके एंड में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 5 चीजें, क्या? सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। कितने टाइप की? ये 4-5 चीजें देने की। क्या? जस्टिस। जस्टिस किस किस टाइप का होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्या होना चाहिए? जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होना चाहिए। लिबर्टी क्या होनी चाहिए? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, लिबर्टी 5 टाइप की होनी चाहिए, ऑफ थॉट, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all, and also fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. Nation की unity and integrity, fraternity among individuals, equality of status and opportunity, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and justice of social, economic and political. ये क्या होनी चाहिए? ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपको नेशनल एंथम याद है ना, वैसे ही आपको याद होनी चाहिए, तब आपका ये क्वेश्चन ठीक हो पाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? पॉलिटिकल जस्टिस। क्या अभी जो जस्टिस आया, क्या उसमें पॉलिटिकल जस्टिस था? यस, उसमें क्या था? पॉलिटिकल जस्टिस था। जस्टिस 3 टाइप का था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। किसका था? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस था। तो यस, उसमें पॉलिटिकल जस्टिस था। लिबर्टी की बात करें, लिबर्टी किस किस चीज की थी? लिबर्टी थी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। किसकी थी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इन चीजों की थी। तो लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं थी। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। सेकंड लिबर्टी तो दी नहीं थी, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, और फर्स्ट तो होना ही चाहिए। तो इसका आंसर हमारा डायरेक्ट क्या आ गया? ए। ठीक है, अगर आपको प्रीएम्बल याद है तो आप फर्स्ट और 2 स्टेटमेंट्स में ही आपने आंसर निकाल लिया। थर्ड है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, बिल्कुल ये भी था, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी थी, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन थी, एंड फ्रेटर्निटी अमंग इंडिविजुअल थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रीएम्बल तो आपको याद ही होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स रूल्स अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल जो 356 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग क्या लगाया जाता है? एक प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो हमें किसके बारे में बताना है? तो हमें उसके बारे में बताना है। तो देख लेते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में क्या बताना चाह रहा है।
देखो, दो तीन चीज़ें होती हैं। दो तीन चीज़ें क्या होती हैं? एक होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, एक होता है हमारा प्रेसिडेंट रूल, या फिर इसको प्रेसिडेंट रूल को क्या बोलते हैं? इसी को स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लिखती हूँ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम किसके हैं? ये सारे नाम प्रेसिडेंट रूल के हैं। और ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगाया जाता है? ये लगाया जाता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है? आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। क्या? प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और ये नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल? आर्टिकल 352, ठीक है। तो इसको छोड़ दो अभी, क्योंकि अभी हम ये नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारा क्वेश्चन है प्रेसिडेंट रूल का। प्रेसिडेंट रूल अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया इसके अलग अलग नाम क्या है, ठीक है। क्यों, कब लगाई जाती है? कब लगाई जाती है? जब लगाई जाती है जब जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट इमरजेंसी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही होती है, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो काम नहीं कर रही है तो क्या किया जाता है? तो उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है या फिर स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। रीजन क्या होना चाहिए? रीजन वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, इनसे अलग होना चाहिए, ठीक है। अगर वॉर है कोई भी, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन है, ठीक है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन है, तो क्या लगाया जाएगा? तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? नेशनल इमरजेंसी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो लगाई जाएगी नेशनल इमरजेंसी। अगर इसके अलावा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है तो क्या लगाई जाएगी? स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। यह चीज़ आपको समझ में आएगी। जब ये ऑपरेशन में है, जब स्टेट इमरजेंसी चल रही है, मतलब, ठीक है, मान लो ये स्टेट इमरजेंसी चल रही है तो क्या क्या होगा, ठीक है। मान लो कि प्रेसिडेंट ने अपना रूल लगा दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, तो अब क्या क्या होगा? जब उसका ऑपरेशन होता है तो क्या क्या होता है? याद रखना, स्टेट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो डिसमिस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या हो जाते हैं? डिसमिस हो जाते हैं। चीज़ ध्यान रखनी है, स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या हो जाते हैं? डिसमिस हो जाते हैं। उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, स्टेट क्या है? लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है? या तो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, या तो सस्पेंड हो जाता है, या फिर डिसोल्व हो जाता है, ठीक है, या फिर डिसोल्व हो जाता है। दो चीज़ ध्यान रखनी है, स्टेट लेजिस्लेचर या तो सस्पेंड हो जाता है या फिर क्या हो जाता है? डिसोल्व हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ क्या है? प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। क्या करता है? प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्टर करता है। फिर क्या है? और क्या है? चौथी चीज क्या? जो पार्लियामेंट है ना वो लॉ बनाती है स्टेट के लिए, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो क्या बनाती है? रूल बनाती है। किसके लिए? स्टेट के लिए। स्टेट के लिए रूल कौन बनाता है? पार्लियामेंट रूल बनाती है, ठीक है। और पार्लियामेंट खुद भी रूल बना सकती है और याद रखना किसी को डेलीगेट भी कर सकती है अपनी लॉ बनाने की पावर को, ठीक है। क्या कर सकती है? पार्लियामेंट या तो खुद रूल बनाए या फिर किसी को क्या करते हैं? डेलीगेट करते हैं। डेलीगेट भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट को भी कर सकते हैं कि आप रूल बनाओ स्टेट के लिए, या फिर कोई अदर अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करे उसको भी ये क्या कर सकती है? डेलीगेट कर सकती है स्टेट में लॉ बनाने की पावर को, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। डेलीगेट करने की जो पावर है, ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इसको क्या बोलते हैं? जो भी सारी चीज़ें होती है, मतलब लगभग तो इसमें जो मतलब जो रूल्स बनाता है वो कौन बनाता है? प्रेसिडेंट ही बनाता है। और उन जो भी रूल्स या एक्ट्स बनाए जाते हैं उनको प्रेसिडेंट एक्ट्स भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम पीरियड है, ऑपरेशन का जो मैक्सिमम पीरियड है वो कितना रखा गया है? 3 ईयर्स। याद रखना 3 ईयर्स इसका क्या रखा गया? मैक्सिमम पीरियड रखा गया ऑपरेशन का, ठीक है। याद रखना इसमें क्या होता है? रिलेशनशिप जो स्टेट का होता है सेंटर के साथ, इसमें मॉडिफिकेशन में चला जाता है, ठीक है। स्टेट का मॉडिफिकेशन के साथ चला जाता है, ठीक है। तो यही तो हो ही गया, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ बना रही है, फिर प्रेसिडेंट बना रहा है, तो जो स्टेट का सेंटर के साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गया? मॉडिफाई हो गया, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जब कोई भी अगर कोई भी रिजोल्यूशन है पार्लियामेंट, मतलब कोई भी अगर प्रोक्लेमेशन है या फिर उसके कंटिन्यूएंस के लिए कोई भी अगर वो होना है पार्लियामेंट में, अगर कोई रिजोल्यूशन पास होना है तो सिंपल मेजोरिटी से होगा कि मतलब स्पेशल मेजोरिटी से होगा। तो याद रखना कोई भी अगर हमें प्रोक्लेमेशन अप्रूव करना है, अगर इसका कोई प्रोक्लेमेशन अप्रूव करना है या प्रोक्लेमेशन क्या करना है? अप्रूव करना है, या फिर इसका कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन के लिए कोई वोट डालनी है, तो क्या होगा? उसमें कौन सी मेजोरिटी होगी? याद रखना उसमें कौन सी मेजोरिटी होगी? सिंपल मेजोरिटी होगी। कौन सी मेजोरिटी होगी? याद रखना सिंपल मेजोरिटी से वो पास करना पड़ेगा। किसको? पार्लियामेंट को। याद रखनी ये चीज़ें, कुछ चीज़ें, ठीक है। हर एक रिजोल्यूशन पार्लियामेंट का जो उसके प्रोक्लेमेशन या उसकी कंटिन्यूएंस को क्या करेगा? अप्रूव करेगा। वो कैसे पास होगा? सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। किससे पास होगा? सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। वही दो चीज़ें की गई, वही दो चीज़ें की गई। याद रखना ये सिंपल मेजोरिटी थी, लेकिन यहीं पे आया क्या? इसी में आया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 44th है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला कि एक साल के बाद बाई चांस मतलब स्टेट में इमरजेंसी 1 साल से लग रही है तो 1 साल के बाद क्या होगा? जो प्रेसिडेंट रूल है वो एक्सटेंड किया जा सकता है केवल और केवल 6 महीने एक टाइम पे, ओनली व्हेन दिस 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ठीक है। याद रखना 1 साल के बाद आप केवल और केवल 6 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हो, और वो भी कब? जब ये 2 कंडीशन फुलफिल होंगी आपसे, तभी आप स्टेट इमरजेंसी को लगाए रख सकते हो। पहली चीज क्या है? पहली चीज तो ये है
कि या तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगी हो, ठीक है, या तो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी हो जो अभी ऑपरेशन में हो, या तो पूरे इंडिया में या फिर किसी पार्ट में इंडिया के, तो वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगी रह सकती है। दूसरी चीज़, या फिर वहाँ पे इलेक्शन कमीशन हमारे ये सर्टिफाई कर दें कि वहाँ पे जनरल इलेक्शन होना उस लेजिस्लेटिव असेंबली में पॉसिबल नहीं है, उस कंसर्न स्टेट में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे डिफिकल्टीज है, ठीक है, तब वो स्टेट इमरजेंसी वो लगी रह सकती है, ठीक है। तो 1 साल के बाद केवल और केवल 6 महीने के लिए जो इमरजेंसी है वो एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है, याद रखना। और जब ये 2 कंडीशन फुलफिल होंगी तभी वो एक्सटेंड हो सकती है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। और इसको रिवोक कौन कर सकता है, मान लो ऑपरेशन है, इसको अब हमें रिवोक करना है कि अब ये हटानी है, हमें इमरजेंसी मान लो हटानी है, तो क्या करना है, तो याद रखना इसमें कुछ नहीं करना, प्रेसिडेंट अपने आप ही क्या कर देगा, इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। प्रेसिडेंट को किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको हटाने के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट के अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हटाने के लिए, केवल और केवल जो प्रेसिडेंट है वो खुद ही इसको रिमूव कर सकता है, किसको, प्रेसिडेंट रूल को। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट रूल को क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं, आर्टिकल 356 के अंडर है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है जब फॉलो नहीं होते स्टेट में तभी ये लगती है, ठीक है। और जब उसका ऑपरेशन होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाता है या फिर डिसॉल्व हो जाता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्टर करता है, पार्लियामेंट जो है वो जो है रूल बना सकती है या फिर वो रूल बनाने की जो पावर है उसको डेलीगेट भी कर सकती है प्रेसिडेंट को या फिर किसी और अथॉरिटी को भी, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड 3 साल, 1 साल के बाद क्या होगा, हर 6 महीने के लिए बढ़ेगा, केवल और केवल 2 कंडीशन जब वो होंगी वो वही होंगी, ठीक है। ये किस में बताया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और जो भी प्रोक्लेमेशन अप्रूव होगा या कंटिन्यू होगा उसके लिए बस कितनी मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। और रिवोक अगर करना है तो प्रेसिडेंट खुद ही कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या, ये क्या हो गया हमारा प्रेसिडेंट रूल, ये क्या हो गया हमारा प्रेसिडेंट रूल। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर ऑपरेशन, अभी बताया कि 3 साल इसके लिए मैक्सिमम पीरियड है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है व्हेन इट इज इम्पोज्ड द प्रेसिडेंट कैन अज्यूम टू हिमसेल्फ एनी ऑफ द पावर वेस्टेड इन द गवर्नर, तो ये भी स्टेटमेंट की प्रेसिडेंट के पास सारी पावर आ जाती है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया बी। अगर अब प्रेसिडेंट रूल से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका कम से कम गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, E9 पार्टनरशिप जो हमें रिसेंटली देखने को मिली है वो किसके लिए है, तो याद रखना E9 पार्टनरशिप किसके लिए है, वो है क्वालिटी एजुकेशन सबको प्रोवाइड करने के लिए, इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। ये जो यूनेस्को का गोल है एजुकेशन फॉर ऑल उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। एक तो यूनेस्को का जो गोल है या फिर आप बात कर सकते हो जो SDG 4 है, ठीक है। तो इनके गोल को कंप्लीट करने के लिए जो ये है ये E9 पार्टनरशिप की गई है, ठीक है। E9 पार्टनरशिप मतलब एजुकेशन के लिए 9 कंट्रीज ने पार्टनरशिप की है। अब वो 9 कंट्रीज कौन कौन से, क्या उसमें इंडिया है, याद रखना उसमें इंडिया भी है, ठीक है, याद रखना उसमें इंडिया भी है। अगर उसमें इंडिया है तो और कौन कौन सी 9 कंट्रीज है उसमें, तो याद रखना एक तो है बांग्लादेश, ठीक है, एक तो है बांग्लादेश, एक है ब्राज़ील, ठीक है, फिर है चाइना, इंडिया हमने देख लिया, फिर है हमारा इजिप्ट, ठीक है, फिर है इंडोनेशिया, उसके बाद है हमारा मैक्सिको, उसके बाद है नाइजीरिया, उसके बाद है हमारा क्या, पाकिस्तान, ठीक है। ये हमारी 9 कंट्रीज जो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, उसके बाद बांग्लादेश भी है, ब्राजील भी है, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ये ये 9 कंट्रीज है जिन्होंने एजुकेशन सबके लिए प्रोवाइड, क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए प्रोवाइड करने के लिए क्या किया, ये ऑब्जेक्टिव शुरू किया है। और ये सबसे पहले कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1993 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेकंड शेड्यूल में किस किस के बारे में आता है, देखो सेकंड शेड्यूल में किस किस के बारे में आता है। अगर आपने हमारे लास्ट ईयर के जो 3 लेक्चर शायद हुए थे तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छे से हमारे शेड्यूल्स करवाए गए थे। उन शेड्यूल्स में क्या बताया गया था कि देखो हमारे टोटल कितने शेड्यूल्स होते हैं, टोटल 12 शेड्यूल्स होते हैं। उन 12 शेड्यूल्स को याद करने की एक ट्रिक भी बताई गई थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। ये 12 शेड्यूल्स है। 12 में सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है टेरिटरीज, ठीक है। ये सेकंड शेड्यूल्स में क्या आता है, सेकंड में आता है हमारे इमोलमेंट्स, ठीक है। सेकंड में आता है हमारे इमोलमेंट्स कि किस किस अथॉरिटी को क्या क्या इमोलमेंट्स मिलेंगे। थर्ड आता है हमारा अफर्मेशन जो भी ओथ वगैरह ली जाती है। और फोर्थ आता है हमारा ये जो होता है ये फोर्थ शेड्यूल आता है हमारा क्या, टीयर्स राज्यसभा, TEARS, ठीक है, सॉरी RS, ठीक है, राज्यसभा आएगा, ठीक है। टीयर्स मतलब आज से क्या आएगा राज्यसभा, एस से क्या आएगा शेड्यूल एरियाज, ठीक है, एस से क्या आएगा शेड्यूल एरियाज, ओ से क्या आएगा अदर शेड्यूल एरियाज, एफ से क्या आएगा, एफ से आएगा फेडरल स्ट्रक्चर, क्या आएगा फेडरल स्ट्रक्चर। फिर ओ से क्या आएगा, ओ से आएगा हमारा ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस हैं। एल से क्या आएगा हमारा, एल से आएगा लैंड रिफॉर्म्स, डी से क्या आएगा डिफेक्शन, पी से क्या आएगा पंचायती राज, और एम से क्या आएगा म्यूनसिपैलिटीज। तो याद रखना ये सारी चीजें, ये क्या हमारे 12 शेड्यूल है जिसमें अलग अलग चीजें बताई गई है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया आपको, सेकंड शेड्यूल के में भी कौन कौन सी ऑथोरिटीज की जो इमोलमेंट्स हैं वो ऐड की गई है, कौन कौन सी ऑथोरिटीज। तो याद रखना जो जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हायर पोस्ट है उन्हीं के लिए, जैसे कि
कैग बिल्कुल कैग के लिए है, ठीक है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए है, देखो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस सारे इनकी भी है, ठीक है। फिर अगर देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नहीं है, याद रखना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इसमें वो क्या है, नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट अगर हमारी रॉन्ग होगी और फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा, ठीक है। यूपीएससी के मेंबर्स की भी नहीं है, तो याद रखना कुछ कुछ है, जैसे कि एक तो हो गए हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर एक तो हो गए हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, इनकी उसमें सेकंड शेड्यूल में इमोलमेंट्स एडिड है। उसके बाद आते हैं हमारे स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं हमारे किसके, लोकसभा के। फिर आगे हमारे चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन है किसके, हमारे राज्यसभा के, ठीक है। इसी में लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है वो भी आ जाते हैं, और चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो भी इसी में आ जाते हैं। उसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हमने देख ही लिया। उसके बाद कैग, केवल ये ऑथोरिटीज है जिनके सेकंड शेड्यूल में क्या है, चीजें मेंशन है, उनके बारे में लिखा गया है कि इनको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सेकंड शेड्यूल में क्या कौन कौन सी ऑथोरिटीज है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, चेयरमैन और कैग, केवल यही ऑथोरिटीज है। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बस यही चीजें याद रखनी है। सेकंड शेड्यूल में केवल इन्हीं को क्या दिया गया है, इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किसमें, एंड नेक्स्ट में, ठीक है, इसमें आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, सिंस इंडिपेंडेंस मैनी लॉज हैव बीन इनेक्टेड बाय स्टेट टू गिव इफेक्ट टू वेरियस डीप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जब से इंडिपेंडेंस हुई है, मतलब जब से इंडिपेंडेंस हुई है, बहुत सारे लॉज को इनेक्ट किया गया स्टेट के द्वारा टू, बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्या करने के लिए, इफेक्ट में लाने के लिए, ठीक है, इफेक्टिव करने के लिए, जो कहाँ पे मेंशन है, पार्ट 4 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो हमें उसके बारे में बताना है कि हाँ, ठीक है। तो कौन कौन से जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद मतलब वो किए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से जो वो हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद ऐड किए गए हैं, तो हमसे वो पूछा गया है। तो ये देखो, ये हमारे कौन से आर्टिकल्स है, सारे डीपीएसपी के आर्टिकल्स है। अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, अपनी पॉलिटी की बुक खोलो और उसमें देखो, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल आता है हमारा, आर्टिकल 36 से शुरू होते हैं और कहाँ तक खत्म हो जाते हैं, आर्टिकल 51 तक ये हमारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 36 हमें क्या बोलता है, स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बोलता है कि हमारी स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। आर्टिकल 37 किसके बारे में बोलता है कि एप्लीकेशन उन प्रिंसिपल्स का कैसे करना है। 38 बोलता है कि सोशल ऑर्डर को हमें क्या करना है, सिक्योर करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। 39 हमें क्या बोलता है, जो स्टेट को सर्टेन प्रिंसिपल फॉलो करने हैं उनके बारे में बताता है, ठीक है। 38 फिर आ जाता है 39A। 39A क्या करता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, क्या बनाता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बताता है, आर्टिकल 39A, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 40 जो किसके बारे में है, विलेज पंचायत के बारे में। आर्टिकल 41 किसके बारे में, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस के बारे में। 42 किसके बारे में है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 43 लिविंग वेज के बारे में। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर जो इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं उनके लिए। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 चाइल्डहुड केयर और जो एजुकेशन है चिल्ड्रन के जो 6 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए। 46 एजुकेशनल और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं SC ST और अदर वीकर सेक्शन के, उनका हमें क्या करना है, प्रमोशन करना है उसके लिए, ठीक है। SC ST जो भी OBC हैं उनके लिए क्या करना है, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को उनके प्रमोशन करना है उनका। 47 हमारा क्या है, हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है। 48 हमारा क्या है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। 48A क्या है हमारा, इन्वायरमेंट को इंप्रूव करना है। 49 क्या है, मोन्यूमेंट्स को बचाना है। 50 क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। और 51 क्या है हमारा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये सारे आर्टिकल्स हैं हमारे डीपीएसपी में, ठीक है। ये सारे आर्टिकल्स हैं हमारे कहाँ पे, डीपीएसपी में। अभी देखो आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 43B और आर्टिकल 48A ये सारे क्या है, बाद में ऐड किए गए हैं। तो अब देखो कौन कौन से आर्टिकल है। अभी देखा हमने कि आर्टिकल 50 और 51 किसके लिए थे, आर्टिकल्स याद ही होने चाहिए, इसमें आपको कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता उनको याद करने से। आर्टिकल 50 किसके लिए था, जो भी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन के बारे में था, ठीक है, ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में था। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, क्योंकि आर्टिकल 50 किसके लिए है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन ऑफ पावर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड गिव्स इफेक्ट टू आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 वैसे बोलता क्या, आर्टिकल 43 बोलता है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स के बारे में। किसके बारे में बोलता है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स के बारे में बोलता है आर्टिकल 43। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, करेक्ट होगी, क्योंकि वर्कर्स के बारे में कौन करेगा, केवीआईसी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। थर्ड है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गिव्स इफेक्ट टू आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 था किसके लिए, याद रखना, आर्टिकल 40 था विलेज पंचायत के लिए। किसके लिए था, विलेज पंचायत के लिए था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, करेक्ट होगी। यस, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था आर्टिकल 40 के लिए, ठीक है। तो याद रखना, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए ये एक्ट जो है केवीआईसी एक्ट बनाया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, ठीक है। तो ये कुछ डीपीएसपी को इफेक्टिव करने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, सी,
ठीक है, हमारा आंसर हमारा क्या आ जाता है सी। तो ये हो गया हमारे क्या डीपीएसपीज के बारे में। ठीक है, तो डीपीएसपीज आपको याद रखने हैं। देखो ये आपको याद ही रखने होंगे, इसका आपके पास कोई भी मतलब सॉल्यूशन नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दरबार मूव के बारे में बताना है। दरबार मूव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद। दरबार मूव क्या है? ठीक है, दरबार मूव क्या याद रखना, बाई एनुअल जो शिफ्टिंग है कैपिटल की जम्मू एंड कश्मीर की, उसको बोलते हैं मतलब दरबार मूव। दरबार को इधर से उधर, कैपिटल को इधर से उधर शिफ्ट करना। ठीक है, कोविड के कारण इसको हॉल्ट कर दिया गया था, इसलिए ये न्यूज में थी, तो इसके बारे में ज्यादा जानने की आपको जरूरत है नहीं। तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करनी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहले द मिनिस्टर्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर पे क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इस प्रिंसिपल पे क्या करते हैं, वो ऑपरेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है, उस पे ऑपरेट करते हैं। सेकंड है जो मिनिस्टर्स हैं वो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के भी, एग्जीक्यूटिव के भी, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सबको ये होता ही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्या बता रखी है, सही बता रखी है। तो आंसर क्या आ जाता है डी। ठीक है, आंसर क्या आ जाता है डी। और इसके बारे में अगर कुछ चीजें और देखें, जैसे कि जो मिनिस्ट्री है, जो भी मिनिस्टर्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। याद रखना जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके लिए होती है, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, याद रखना जो लोअर हाउस होता है केवल और केवल उसके लिए वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, लोकसभा के लिए। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा गया, आर्टिकल 75 में लिखा गया। ठीक है, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल तो होते ही हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है उसके ड्यूरिंग ही वो काम कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है ही, साथ में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके तरफ, लोकसभा की तरफ। ठीक है, उनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। याद रखना इनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और अगर कंपोजिशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो ये हैं ही। ठीक है, और वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी हो सकती है, ठीक है, याद रखना लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका केवल और केवल 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 15% होनी चाहिए, उससे ज्यादा जो है आप मिनिस्टर्स नहीं बना सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप नहीं बना सकते। केवल और केवल 15% या उससे कम बना सकते हो, उससे ज्यादा आप जो मिनिस्टर्स है वो नहीं बना सकते। याद रखना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ केवल और केवल 15% या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक और इनके मिनिस्टर्स के लिए किया गया था डिस्क्वालिफिकेशन की जो चीजें हैं उनको रोकने के लिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या किया गया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। ठीक है, कि डिफेक्शन के ऊपर जो ये मिनिस्टर्स हैं ये क्या हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाई, मतलब डिफेक्शन के उसमें तौर पे ये क्या हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो एक बार डिफेक्शन के उस पर अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर वो मिनिस्टर नहीं बन सकते। ठीक है, फिर वो मिनिस्टर नहीं बन सकते तो उनको मिनिस्ट्री के पद से हटना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये कब किया गया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या आंसर नंबर डी, क्योंकि सारी चीजें इसके बारे में करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है क्या, आई विल, दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखा हुआ आई विल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके एक बार सब्सक्राइब करो। देखो वैसे मैं फालतू की बातें बहुत कम ही करती हूँ, लेकिन कुछ बच्चे बार बार कमेंट करते रहते हैं कि मैम क्या आपकी वीडियोस देखने से ही केवल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर क्या सारे क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। तो शायद इसका आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि हर कोई भी कोचिंग आपको नहीं बोल सकती कि 100% यूपीएससी का पेपर कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, चीज़ होती है कि आपको 40 से 50%, मतलब 30 to 40 मान लो, 40 to 45 मान लो, 40 to 45% हो सकता है कि आपको कुछ कुछ स्टेटमेंट्स देखने को मिले कि आप टेस्ट सीरीज से देख सकते हो, वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, वो आपको मिल सकती हैं। ठीक है, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसको ध्यान से पढ़ रहे हो, ये सब कर रहे हो तो। लेकिन उसके बाद जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे ना 20 to 30, जहाँ पे आप तुक्के लगाते हो, वो चीज़ आपके लक पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो चीज़ आपके लक पे डिपेंड करती है। और अगर वो आपके लक पे डिपेंड करती है, और लक किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपके गुड वर्क्स पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि बाई चांस आप क्या कर रहे हो ना, डेली की डेली लेक्चर्स देख ही रहे हो, मतलब आप हमारी ही बात कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, डेली आते हो, लेक्चर देखते हो और सोचते हो कि अरे सब्सक्राइब करने की क्या जरूरत है, मतलब हम देख के ही चले जाते हैं। क्या कोई जरूरत नहीं है वैसे सब्सक्राइब करने की, चैनल को देख के चले जाते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करते नहीं है। और हमें आपका क्या चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए। ठीक है, मेन चीज़ तो है कि हमें सब्सक्रिप्शन चाहिए आपका, क्योंकि तभी चैनल प्रमोट होगा ना। ठीक है, तो क्या होगा फिर, वो बच्चे बोलेंगे कि सब तैयारी करके जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन तुक्के जो होते हैं वो कुछ लोगों के ही सही होते हैं। ठीक है, तो वो भगवान भी तो देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे, हमें नहीं पता कि कौन सब्सक्राइब करता है कौन नहीं करता है। ठीक है, कुछ लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं जो करते किया हो, बहुत सारे बच्चों ने कर भी रखा है, लेकिन बहुत सारे नहीं भी करते हैं, और जो नहीं करते हैं शायद उनका लक वहीं रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि हम तो मतलब एक हिडन फोर्स है ना, कि हम तो आपको देख ही नहीं रहे ना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप सब्सक्राइब कर रहे हो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो लक जो है ना बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये मत सोचो कि आपका लक जो है आप केवल और केवल किसी को दान पुण्य पेटी में डाल दोगे, केवल उसी से आपका लक जो है वो डिफाइन होता है, ऐसी कुछ चीज नहीं है। ठीक है, लक जो है बहुत सारी चीजों से होता है, कि आप किसी की मेहनत को इतना भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि आप उसको सब्सक्राइब कर दो या फिर आप उसको लाइक का बटन दबा दो, इतना भी आप नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या ही कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि अभी अगर आप
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर सकते हो, क्योंकि लक जो है ना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो चलिए फिर भी, और तो आपकी जो भी है, आपको पसंद आए तो करो, नहीं आए तो मत करो, और फिर वही है जो भी कर सकते हो आप। लक तो आपके उस पर डिपेंड करेगा, आपके कर्मों पे। तो चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विद रिस्पेक्ट टू इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। देखो, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स पे उसका क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बात है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए नेशनल इमरजेंसी के बारे में सारी चीजें। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्या कि प्रेसिडेंट रूल देख लिया था। अब देखते हैं हम नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी का आपको एक चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले आती है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी थोड़ी देर पहले हमने बताया था किस आर्टिकल के अंडर लगती है, आर्टिकल 352 के अंडर लगती है। ठीक है, इसी को आज तक मतलब 3 टाइम में लगी है, 1962 में, 71 में और 75 में। ठीक है, ये 3 टाइम्स अभी तक नेशनल इमरजेंसी लगी है। उसके अलावा अगर बात करें आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लगती है केवल और केवल तब लगती है जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या फिर उसके कुछ पार्ट की जो सिक्योरिटी है वो थ्रेट हो जाती है। किसके द्वारा? 3 चीजें मैंने बताई थी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबिलियन। ठीक है, इन 3 के कारण अगर हमारी जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटेंड होती है इंडिया की, तो क्या लगा सकते हो आप? नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, जब ये लग जाएगी, जब ये ऑपरेशन में होगी तो क्या होगा? जब ये ऑपरेशन में होगी तो 2 चीजें होंगी। क्या होंगी? सबसे पहले तो स्टेट जो एग्जीक्यूटिव है वो कंटिन्यू करता रहेगा फंक्शन। ठीक है, स्टेट जो एग्जीक्यूटिव है वो फंक्शन करता रहेगा और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी क्या करता रहेगा? फंक्शन करता रहेगा। या समझ में आ गई दोनों चीजें? स्टेट एग्जीक्यूटिव भी डिसमिस नहीं होगा और स्टेट लेजिस्लेटिव भी सस्पेंड नहीं होगा, दोनों ही क्या करते रहेंगे? काम करते रहेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है, ये प्रेसिडेंट रूल से अलग है। ठीक है, जब ऑपरेशन होगा तो स्टेट एग्जीक्यूटिव विल कंटिन्यू टू फंक्शन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आल्सो विल कंटिन्यू टू फंक्शन। ठीक है, तो दोनों काम करेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगी। इसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे कि कुछ चीजें में क्या आता है, इसके अलावा है कि याद रखना, स्टेट एग्जीक्यूटिव भी काम करेगा, लेजिस्लेचर भी काम करेगा, लेकिन उसके साथ ही सेंटर को पावर मिल जाएगी। किसको पावर मिल जाएगी? सेंटर को पावर मिल जाएगी कंकरेंट पावर। कौन सी पावर? कंकरेंट की। आप तो स्टेट तो लॉज बना सकती है, साथ में जो सेंटर है वो भी क्या बना सकते हैं? लॉज बना सकते हैं। ठीक है, सेंटर को भी कंकरेंट पावर्स मिल जाएंगी एडमिनिस्ट्रेशन की और लेजिस्लेशन की स्टेट में। ठीक है, तो इसका मतलब पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है जो भी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उन पे, और केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है। याद रखना, पार्लियामेंट ये पावर किसी को डेलीगेट नहीं कर सकती, केवल और केवल पार्लियामेंट वहां पे लॉ बना सकती है। ठीक है, याद रखना, आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया या प्रेसिडेंट किसी को स्पेसिफाई कर दे उसको वो डेलीगेट नहीं कर सकती। केवल और केवल पार्लियामेंट ही जो है वो किसके लिए लॉ बना सकती है? स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। ठीक है, याद रखना इस चीज को। दूसरी चीज ये पता चल गई कि इसमें सेंटर भी लॉ बना सकता है। दूसरी चीज, इसके लिए कोई मैक्सिमम पीरियड प्रेस्क्राइब है ही नहीं। ठीक है, याद रखना, इसके लिए कोई मैक्सिमम पीरियड प्रेस्क्राइब है नहीं। नो मैक्सिमम पीरियड फॉर इट्स, कोई मैक्सिमम पीरियड इसके लिए नहीं है। ठीक है, सो इनडेफिनेटली इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? हर 6 महीने में अप्रूवल इसका लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे कि जब हमारी स्टेट इमरजेंसी थी तो उसमें क्या था, जिस स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई है और सेंटर के बीच में क्या था? रिलेशन मॉडिफाई होता था। जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो सेंटर और जितनी भी स्टेट है, सब स्टेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मॉडिफाई हो जाएगा। ये सब स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और क्या है अप्रूवल के लिए, मतलब अप्रूवल के लिए और कंटिन्यूएंस के लिए, अगर नेशनल इमरजेंसी को अगर अप्रूव करवाना है, ठीक है, कोई भी प्रोक्लेमेशन जो है पार्लियामेंट का अप्रूव करना है या कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए? याद रखना, उसके लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए? उसके लिए चाहिए हमको कौन सी? स्पेशल मेजोरिटी। कौन सी चाहिए? अगर हमें ठीक है, हमें क्या चाहिए? अगर हमें अप्रूव करवाना कोई प्रोक्लेमेशन या फिर कंटिन्यू करवानी है इमरजेंसी को, तो कौन सी मेजोरिटी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ऊपर वाले में कौन सी हमें चाहिए थी? सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी। इसमें कौन सी चाहिए? हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और वो भी कितनी? दोनों हाउसेस की। ठीक है, याद रखना, दोनों हाउसेस की हमें क्या चाहिए? इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। स्टेट इमरजेंसी में हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए? दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए अगर हमें ये कंटिन्यू करनी है। और एक और चीज, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये भी बोला गया कि 1 महीने के अंदर ही आपको क्या करना है? जैसे ही आपने क्या लगा दी? नेशनल इमरजेंसी लगा दी, उसके 1 मंथ के अंदर ही आपको स्पेशल मतलब पार्लियामेंट से पास करवाना होगा उस प्रोक्लेमेशन को। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, वो क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स के वो अफेक्ट होते हैं। याद रखना, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है ना, एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते, अफेक्ट होते। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते,
सस्पेंड नहीं होते, केवल जो उनका इन्फोर्समेंट है, केवल जो इनका इन्फोर्समेंट है वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। केवल और केवल उनका जो इन्फोर्समेंट है प्रेसिडेंट के द्वारा वो रुक जाता है, इनका जो ये, लेकिन ये सस्पेंड नहीं होते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट कैसे होते हैं? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आर्टिकल 358 और 359 में ये बताया गया है। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में ये बताया गया है कि कैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। जैसे कि आर्टिकल 358 में बताया गया है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, किसके बेस पे? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के सब्जेक्ट पे, मतलब जब वॉर होगा या एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, तब अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 क्या होगा? सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 क्या है? सस्पेंड हो जाएगा। याद रखना, जब इंटरनल जो ये आर्म्ड रेबिलियन था अगर वो होगा तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है तभी क्या होगा? आर्टिकल 19 जो है वो क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। ये कहाँ पे लिखा गया है? आर्टिकल 358 में लिखा गया है। 359 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 359 में बताया गया है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इन्फोर्स में नहीं रहेंगे। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो इन्फोर्सेबल रहेंगे, उनको आप इन्फोर्स कर सकते हो। आर्टिकल 20 और 29 तो जो है वो इन्फोर्स में रहेंगे ही रहेंगे, और जो अदर हैं वो इन्फोर्स में नहीं रहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी बताया था ना कि इनका इन्फोर्समेंट रुक जाता है, तो आर्टिकल 20 और 21 का इन्फोर्समेंट नहीं रुकेगा, केवल और केवल जो अदर आर्टिकल्स हैं उनका रुकेगा। तो आर्टिकल 358 जो है वो आर्टिकल 19 के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 359 आर्टिकल 20 और 21 के बारे में बात करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर रिवोक करना है, देखो अब क्या आएगी हमारी, ये तो होगी फंडामेंटल राइट्स को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को कैसे अफेक्ट करता है। दूसरी चीज याद रखना, हमने स्टेट इमरजेंसी जो लिखी थी उसमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो अफेक्ट नहीं होते हैं। याद रखना, उसमें अगर हमने नहीं पढ़ा तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट नहीं हो रहे थे। ठीक है, याद रखना, स्टेट इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट नहीं होते, केवल और केवल नेशनल इमरजेंसी में होते हैं, और वो भी हमने देख लिया कि किस किस तरह से होते हैं। आर्टिकल 358 आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग होते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर हमें रिवोक करवाना है, अगर हमें रिवोक करवाना है इसको नेशनल इमरजेंसी को, तो क्या? देखो याद रखना, प्रेसिडेंट खुद तो कर ही सकता है, प्रेसिडेंट खुद तो कर ही सकते हैं, वो तो उसमें स्टेट इमरजेंसी में भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे लोकसभा भी रिजोल्यूशन पास कर सकती है। यहाँ पे लोकसभा भी रिजोल्यूशन पास कर सकती है इसको हटाने के लिए। याद रखनी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे स्टेट इमरजेंसी में जो लोकसभा है वो उसको पावर नहीं है उसको हटाने की, केवल और केवल प्रेसिडेंट खुद ही कर सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट तो कर ही सकता है, साथ में लोकसभा भी रिजोल्यूशन पास कर सकती है उसको रिजोल्व करने के लिए। ये चीज कुछ कुछ आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, याद रखनी है आपको। तो देखो, आपने दो चीजें पढ़ी। ठीक है, तो आपने दो चीजें इसमें पढ़ी, किसमें? नेशनल इमरजेंसी में। एक तो इसका अप्रूवल, ठीक है, एक तो इसका अप्रूवल और एक उसका डिसअप्रूवल, मतलब रिवोक करवाना। ठीक है, डिसअप्रूवल या फिर वो, तो डिसअप्रूवल में हमें क्या चाहिए? देखो, अभी हमें रिवोक करवाया तो केवल और केवल कौन सी सभा चाहिए? लोकसभा चाहिए। केवल और केवल लोकसभा में आपको रिजोल्यूशन पास करवाना है और आपका डिसअप्रूव हो जाएगा। लेकिन अप्रूवल को आपको क्या चाहिए थी? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी, वो भी किसकी? बोथ हाउसेस की। ठीक है, तो अप्रूवल के लिए दोनों हाउसेस चाहिए, लेकिन हटाने के लिए केवल और केवल लोकसभा का रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर जब हम डिसअप्रूव करवाते हैं तो याद रखना, लोकसभा में केवल और केवल क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए। क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए। लेकिन अगर हमें लगाना है तो हमें क्या चाहिए थी? हमें क्या चाहिए थी? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी। क्या चाहिए थी? हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी। ये चीजें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब अप्रूव होगी तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी दोनों हाउसेस की, और जब डिसअप्रूव होगी तो केवल और केवल लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी से वो डिसअप्रूव हो जाएगी। ये है हमारी क्या है? ये नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी हम कर चुके हैं, बहुत बड़ा टॉपिक था इसलिए इतनी देर लगी है। अब देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स को कैसे इफेक्ट करता है। व्हेन ए नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। आपको एक चीज अभी क्या होनी चाहिए? ध्यान आनी चाहिए कि आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा नेशनल इमरजेंसी में जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन होगा। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, ना कि जब आर्म्ड रेबिलियन होगा। तो ये मतलब हाफ स्टेटमेंट लिख रखिए, तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। सेकंड है, ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सस्पेंडिंग इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी, अगर प्रेसिडेंट को कोई भी अगर इन्फोर्समेंट किसी फंडामेंटल राइट का अगर सस्पेंड करना है तो उसको क्या चाहिएगा? पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिएगा। ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ठीक है, कंटिन्यूएंस या फिर अप्रूवल के लिए कोई भी प्रोक्लेमेशन कौन सी मेजोरिटी चाहिए थी? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी। ठीक है, याद रखना, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल उसको चाहिएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? करेक्ट होगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? करेक्ट होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? बी। ठीक है, आंसर क्या आ गया? बी। ये थी हमारी क्या? नेशनल इमरजेंसी। याद रखनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। काफी देर हो गई है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन से मेंबर नहीं थे? ठीक है, नहीं बताना है। सबसे पहले नहीं थे, तो देखो इसमें कौन नहीं थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जो थे आपको पता है कौन थे? BR अम्बेडकर थे। उसके अलावा है ना, आपको कुछ याद नहीं रखना। क्यों याद रखने? आपको अगर इनके नाम याद रखने लगोगे तो बहुत हो जाएगा। BR अम्बेडकर क्या थे? इसके चेयरपर्सन थे। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा।
अब आप बोलोगे ये चेयरपर्सन याद है हमें और मेंबर याद नहीं, याद रखना कृष्ण जी के जितने भी नाम है ना वो सारे मेंबर कृष्ण जी के नाम से ही थे उसमें, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो BN राव में कृष्ण जी का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा। एक मुस्लिम थे और जितने भी मेंबर्स थे सारों में कृष्ण जी का नाम आएगा, ठीक है। वो चीज ध्यान रखना। जैसे कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, यस ये भी थे उसमें। BR अम्बेडकर तो चेयरमैन थे, वो आपको याद रहेगा, ठीक है। मुंशी, देखो बंसी से मुंशी याद रख लेना, बंसी बजाते थे मुंशी, ऐसा कुछ याद रख लेना, ठीक है। तो के मुंशी भी थे, कृष्ण स्वामी भी थे, BR अम्बेडकर भी थे, BN राव नहीं थे। तो आंसर तो यही हो गया, ठीक है। आंसर हो गया ए। तो ये थे। इसके अलावा और कौन कौन थे, ठीक है, और कौन कौन से मेंबर थे? एक मेंबर थे गोपाला स्वामी अयंगर, गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ गया, गोपाल आ गया कृष्ण जी का नाम, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे मैंने बोला था एक मुस्लिम थे, वो कौन, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और नाम थे जिनका नाम था N माधवा राव। तो देखिए माधव भी किसको बोलते थे? कृष्ण जी को बोलते थे। उसके बाद TT कृष्णमाचारी, यही मेंबर्स थे और सब में किसका नाम है? कृष्ण जी का नाम है। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, ठीक है, आपका एलिमिनेशन के लिए चाहिए। और ड्राफ्टिंग कमेटी वैसे बैठी कब थी? 29 अगस्त 1947 को बैठी थी, ठीक है। कब बैठी थी? 29 अगस्त 1947 को बैठी थी। कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी। और फॉर 141 डेज के लिए बैठी थी, ठीक है, 141 डेज के लिए बैठी थी। और इन्होंने कम 6 महीने से भी कम लिए थे ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब हमें बताना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा कि इट वॉज फुली सोवरेन, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुली सोवरेन थी, जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी जो उनको चाहिए था, बिल्कुल सही है। इट वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, बिल्कुल इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, डायरेक्ट इलेक्शन उस टाइम पे थे ही नहीं इतने ज्यादा। थर्ड है इट बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये फर्स्ट पार्लियामेंट भी बनी थी इंडिया की। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है? करेक्ट है। किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में अगर बात करें, ये बनी कब थी? नवंबर 1946 में, ठीक है। कब बनी थी? नवंबर 1946 में बनी थी। और इसकी जो पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को बनी थी। नवंबर में पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था? याद रखना किसने दिया था? ये M.N. रॉय ने दिया था। किसने दिया था? M.N. रॉय ने दिया था। उसके बाद 1934 में दिया था अप्रोक्स। और 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड रख दी थी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की। कब? 1935 में, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे और उसके बाद हम क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो कांग्रेस ने डिमांड बाद में रखी थी, पहले ये कंसेप्ट किसने दिया था? M.N. रॉय ने दिया था, ठीक है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 389 टोटल मेंबर थे। उसमें से जो 296 मेंबर थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे और जो 93 मेंबर्स थे वो किसके थे? प्रिंसली स्टेट्स के थे, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सीट्स अप्रोक्स बांटी गई थी कि एक सीट हर एक मतलब अप्रोक्स 10 लाख पीपल के लिए बांट दी गई थी, मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। एक सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए। और ये जो मेंबर्स थे पार्टली नॉमिनेटेड थे, पार्टली इलेक्टेड थे। और जो इलेक्टेड भी थे वो क्या थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताना है, जो आर्टिकल 25 से 28 तक जो प्रोवाइड किए गए हैं पार्ट 3 में, तो उसके बारे में हमें बताना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो सबसे पहले आता है दे कवर ओनली रिलीजियस बिलीफ्स बट नॉट रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स। तो याद रखना आर्टिकल की अगर हम बात करें 25 की, आर्टिकल अगर 25 को अगर पढ़ोगे तो उसमें क्या लिख रखा है कि आर्टिकल 25 में लिख रखा है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ऑफ रिलीजन, ठीक है। कंसाइंस तो है, साथ में क्या है? आपको प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट भी करना है। किसको? अपने रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिस इन सब चीजों को। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल उसमें रिलीजियस बिलीफ है, प्रैक्टिस भी है, रिचुअल्स भी है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। सेकंड है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना 4 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। सबसे पहले जिसको केवल और केवल स्टेट चलाती है, वोली ओन्ड बाय स्टेट। सेकंड ऐसे जो 2 चीजें होती है उसमें एडमिनिस्टर करती है स्टेट, लेकिन एस्टेब्लिश किसी ट्रस्ट के थ्रू वो किए जाते हैं। थर्ड आते हैं हमारे कि जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं स्टेट से, और चौथे होते हैं जो मतलब एड लेते हैं स्टेट से। चौथे जो होते हैं जो स्टेट से क्या लेते हैं? एड लेते हैं अपने चलाने के लिए। तो अगर ये बात करें जो पहले वाले ना, जो मतलब वोली जिसको स्टेट वो करती है, मेंटेन करती है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते। लेकिन सेकंड में क्या है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, क्योंकि ये कौन चलाता है? ट्रस्ट चलाता है मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिसिबल है। अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट है, अगर वो है और स्टेट
किसी में एड दे रहा है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है लेकिन वॉलेंटरी बेसिस पे, जब चाहे तभी, जब बच्चे या कोई चाहे तभी आप वॉलेंटरी बेसिस पे इसको कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। तो इसने बोला कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट। ऐसा नहीं है, जो ट्रस्ट का होगा, जो ट्रस्ट जिसको वो करता होगा, मतलब जिसमें ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड जो होगा अंडर ट्रस्ट, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है। मतलब इसमें जो बोल रखा है एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, नहीं आप दे सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, क्योंकि स्टेटमेंट तो कोई भी करेक्ट नहीं है। हमने आर्टिकल आज बहुत सारे पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, अभी आर्टिकल 19, 20 भी पढ़ लिया, 21 भी पढ़ लिया, और उससे पहले आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, ये सारे है ना आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद अब आ जाते हैं हमारे आर्टिकल 25 और 28। ठीक है, आर्टिकल 25 और 28, ठीक है, ये सारे भी हमने पढ़ लिए हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या बोलता है, कौन सा फेडरल पॉलिटी का एसेंशियल फीचर नहीं है। एसेंशियल फीचर के बारे में बात करें, जो जरूरी है, मतलब फेडरल अगर होगा तो वो जरूरी होगा। देखो, ड्यूअल सिटीजनशिप, ऐसा नहीं है कि ड्यूअल सिटीजनशिप जरूरी है, क्योंकि इंडिया है वहाँ पे क्या फेडरल पॉलिटी है, लेकिन वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं हुआ। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट फीचर होता तो इंडिया में भी क्या पॉसिबल होती, ड्यूअल सिटीजनशिप पॉसिबल होती। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। पहला ही स्टेटमेंट, पहला ही आंसर। लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन से हैं, काफी सारे हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी में आता है, वो भी फेडरल पॉलिटी का एक पार्ट है। उसके अलावा आता है बाई कैमरलिज्म। क्या आता है, बाई कैमरलिज्म भी आता है। और उसके बाद आता है हमारा डिवीजन ऑफ पावर। क्या आता है, डिवीजन ऑफ पावर। तो ये सारी चीजें हैं फेडरल पॉलिटी के पार्ट, और ये सारे नहीं है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, WRSIBD। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीन हो गए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन और ड्यूअल पॉलिटी या फिर डिवीजन ऑफ पावर, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। ये सारे किसके पार्ट हैं, ये फेडरल पॉलिटी के पार्ट हैं। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या बोलता है, क्या क्या प्रोसीजर है और उसका क्या क्या पर्पज है वो हमें बताना है। क्या क्या प्रोसीजर है, उसका क्या क्या पर्पज है वो हमें बताना है। सबसे पहले है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, मीन्स बाई विच पीपल कैन प्रपोज ए बिल टू लेजिस्लेट फॉर इनेक्टमेंट। बिल्कुल, जो प्रपोज करते हैं किसी बिल को, खुद लोग, उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है, रिकॉल का मतलब क्या होता है, री मतलब दोबारा, कॉल मतलब वापस बुलाना। ठीक है, वापस बुलाने को बोलते हैं रिकॉल। तो रिकॉल का मतलब क्या होता है, और प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है। रिकॉल का मतलब होता है टू रिमूव ए रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। पहले उसको बुला लेना, उसको बोलते हैं रिकॉल। और प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है, टू सीक द ओपिनियन ऑफ इलेक्टोरेट ऑन एन इंपॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन थ्रू डायरेक्ट वोट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, प्लेबिसाइड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड हमारी क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या करेक्ट है। तो आंसर आ गया ए। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करनी है, जो किसके अंडर है, पार्ट 4A के अंडर है, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उसमें कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। तो देखो, ये चीज क्या होनी चाहिए, आपको पता ही होनी चाहिए, पता ही होनी चाहिए ये चीज आपको, कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज में आती हैं और कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आती हैं। तो टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें बोला है कि टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, बिल्कुल ये आता है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल ये भी आता है। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, ये उसमें नहीं आता है। और टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी आता है। तो थर्ड नहीं आता, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ये देखो, ये आगे हमारे सारे, ठीक है, क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, टू अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग पीपल। ठीक है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ्स, to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of life, to जो भी है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी आप बैठे हो खाली तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा डी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, दो डीपीएसपी जिनको प्रेसिडेंस दी गई है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 से ज्यादा किसको प्रेसिडेंस दी गई है, डीपीएसपी को। याद रखना है कि फंडामेंटल राइट से भी ज्यादा प्रेसिडेंस इनको दी गई है। तो कौन से राइट्स हैं वो, तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो इसके ऊपर किसको दी गई है, तो वो हमें बतानी है। ठीक है, तो याद रखना है किसको दी गई है, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को दी गई है। किसको दी गई है, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को प्रेसिडेंस दी गई है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर। ठीक है, आर्टिकल 39B क्या है, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जो भी कम्युनिटी
सोसाइटी के हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूट हो सके कॉमन गुड के लिए। ठीक है, कॉमन गुड के लिए, कॉमन गुड के लिए क्या करना है, जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है उनकी ओनरशिप एंड कंट्रोल को कंट्रोल करना है कम्युनिटी में। ठीक है, कॉमन गुड के लिए उनको करना है। आर्टिकल 39C में क्या है, आर्टिकल 39C में है कि हमें ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को ऑपरेट करना है जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, जिससे कि क्या ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। ठीक है, याद रखना है, जिससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो और कॉमन डेट्रीमेंट का जो है वो मतलब कॉमन लोगों के लिए कोई चीज डेट्रीमेंटल ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और इन दोनों को समटाइम्स क्या बोला जाता है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, समटाइम्स सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के आइडियल्स भी बोला जाता है। कि आर्टिकल 39B और C ये कॉमन गुड के लिए हमें जो प्रमोट करना है, और इसमें ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम प्रमोट करना है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। तो आर्टिकल 39B और C को आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर क्या दी गई है, प्रेसिडेंस दी गई है। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। पार्ट 4 किसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में बताना है। हम देख चुके हैं कौन कौन से डीपीएसपी हैं। सबसे पहले है कि पूछ क्या रखा है, गांधीयन आइडियोलॉजी कौन सी है। ठीक है, गांधी के जो विचार थे उसमें देखो, कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते थे, गांधी जी रूरल एरियाज के बारे में बात करते थे। तो क्या ये मिलेगा, तो क्या ये मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ये क्या होगा, ये मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, ये मिलेगा। फिर है पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबल्ड एंड राइट टू वर्क। देखो, राइट टू वर्क जो था ना, ये किसके बारे में था, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल था। ये कौन सा प्रिंसिपल था, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल था, ना कि ये गांधीयन प्रिंसिपल था। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है SC ST और जो अदर वीकर सेक्शन है उनके लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, ये भी गांधी जी ने बोला था, बिल्कुल ये भी बोला था। फोर्थ है प्रमोटिंग दी वॉलेंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी बारे में उन्होंने बात की थी। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तीनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, C, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो वो पता होते ही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कि गांधी जी के कौन कौन से प्रिंसिपल थे। डीपीएसपी में 3 चीजें आती हैं, उनमें 3 चीजें कौन कौन सी आती है, एक तो लिबरल प्रिंसिपल, एक आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल और एक आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से आते हैं उनमें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। फंडामेंटल राइट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करनी है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो किसके लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए। सबसे पहले ये किस में दिया गया, वैसे आर्टिकल 33 में दिया गया। किसमें, आर्टिकल 33 में। पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट बट कैन नॉट एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। याद रखना, पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है और एब्रोगेट भी कर सकती है फंडामेंटल राइट्स आर्म फोर्सेस के। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है द एक्सप्रेशन मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस नॉट जस्ट इंक्लूड सोल्जर्स बट इवन सिविलियंस एम्प्लॉयज सच एज मैकेनिक्स एंड कुक्स। कि जो आर्म्ड फोर्सेज के जो मेंबर्स हैं उसमें केवल और केवल सोल्जर्स नहीं आते, उसमें मैकेनिक्स, कुक, ये सब आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हमारी करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, B। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में बताना है। सबसे पहले है इट क्रिएटेड द न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने क्या किया, न्यू ऑफिस क्रिएट किया, किसका, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1858 में ये किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, इट एबोलिश द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल ये भी एबोलिश किए गए थे। वॉइस रॉय बनाया गया था, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश क्राउन का, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, किसके बारे में, एक्ट के बारे में। और एक्ट्स है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है। 1850 एक्ट के एक्ट को क्या बोला जाता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, इन्होंने जो डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उसको भी क्या कर दिया था, एंड कर दिया था। एंड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, एंड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो भी 1858 में एंड हो गया था। और फर्स्ट वाइसरॉय कौन बने थे यहाँ पे, लॉर्ड कैनिंग। कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले वाइसरॉय बने थे। ठीक है, पहले कैनिंग बने थे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर एक काउंसिल बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वो करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई थी। 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई थी, जो क्या थी, एक एडवाइजरी बॉडी थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है D। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या बोलता है, डेमोक्रेसी के बारे में बताना है। डेमोक्रेसी के बारे में फर्स्ट है, इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट गारंटीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, कोई भी सिस्टम हो वो गारंटी तो नहीं करता कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी ही होगी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, गारंटी नहीं करता है। इसमें गारंटी की बात करिए, गारंटी तो नहीं करता है। तो अगर डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी वहाँ गरीबी भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है, इट सिक्स टू प्रमोट एंड अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। बिल्कुल, ये डेमोक्रेसी मतलब डेमो मतलब पीपल और क्रेसी मतलब रूल, लोगों का रूल है, तो सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करेगी। और इट एम्स टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। यस, उसके डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स को भी क्या करेगी, वो करेगी, प्रमोट करेगी। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, B। ठीक है, कॉमन सेंस से ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कॉमन सेंस आपकी होनी चाहिए। एंड एक चीज ध्यान रखना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। जो हम बोलते हैं ना कि कॉमन सेंस, वो इतनी ज्यादा कॉमन होती नहीं है अगर हम ऐसे पागलों की तरह बैठे हुए हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बोला, क्वेश्चंस आपको वैसे ही करने हैं, केवल और केवल आपको वीडियो पोस्ट करनी है और उसके बाद आपको अपना आंसर लगाना है। ठीक है, और अभी मेरी थोड़ी सी हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा खराब है, तो आप प्लीज इतने ज्यादा मैसेज मत कीजिए कि पॉलिटिक करवाइए, पॉलिटिक करवाइए। मैं
कंप्लीट करवा दूंगी नेक्स्ट मंथ में, मैं आपके सारे कंप्लीट करवा दूंगी। अगर मेरी हेल्थ सही हो जाती है तो मैं आपके बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगी। सो प्लीज़ वेट फॉर दैट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उनके चेयरमैन के बारे में बात करनी है। उसके कौन कौन से चेयरमैन है। सबसे पहले आते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे चेयरमैन, तो याद रखना कौन थे। इनके चेयरमैन थे नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना। स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, याद होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे स्टीयरिंग के, राजेंद्र प्रसाद थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन थे, उनके भी कौन थे, नेहरू थे। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन थे, वो भी नेहरू थे। तो ये चीज़ याद रखनी है। कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सारी स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है, तो करेक्टली मैच्ड बतानी है, कोई भी नहीं है, तो आंसर आ गया डी। ठीक है, याद रखना नेहरू जी है ना 3 कमेटीज के हेड थे। कौन कौन सी कमेटी थी, एक तो थी यूनियन पावर कमेटी, ठीक है, यूनियन पावर कमेटी। एक थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, एक थी हमारी स्टेट्स कमेटी। ठीक है, इन 3 के हेड कौन थे, नेहरू थे। उसके बाद आ जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी की बात, वो किसके हेड थे, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड थे, और एक थे स्टीयरिंग कमेटी के हेड। इसके स्टीयरिंग कमेटी के हेड, ये 2 कमेटीज के हेड थे। उसके बाद आ जाते हैं सरदार पटेल, ये भी 2 के हेड थे। एक तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंसेस के हेड थे, और एक माइनॉरिटीज मतलब एडवाइजरी कमेटीज जो बैठती थी किस पे, फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटीज पे, एक्सक्लूडेड एरियाज पे, ट्राइबल्स पे, तो उसके ये हेड थे। ठीक है, सरदार पटेल 2 के थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल्स और एक्सक्लूडेड एरिया पे बैठती थी। उसके अलावा जो अंबेडकर थे वो सबको पता है किसके हेड थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। ठीक है, किसके थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। तो ये हेड किस किस चीज के याद रखना है, बस नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और ये पटेल को आपने याद रख लिया। आप देखो पटेल को याद, प्रोविंसेस को देखो इंडिया में किसने मिलाया था, सरदार पटेल ने मिलाया था, उससे आप याद रख सकते हो। और उनको ऐसा सोच सकते हो कि उन्होंने वादा किया था कि हम जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स उनको प्रोटेक्ट रखेंगे जब प्रोविंसेस को अपने अंदर मिला रहे थे, ऐसा कुछ याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेहरू को आप याद रख सकते हो पीसीएस से। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी, 3 के हेड कौन थे, ये थे नेहरू। उसके बाद आता है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद देखो, आर से राजेंद्र, पे से प्रसाद। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो है ये भी इनके हेड थे और स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद ही रखनी है। ठीक है, याद ही रखनी है, रटनी है, कैसे भी रटो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या बोलता है, एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। देखो बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, याद रखना बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं, और इसमें जो ये हमें दे रखी हैं ये भी सारी चीजें। ठीक है, केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कंसेप्ट आया था। तो फ्रीडम ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल भी आती है, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेसिक स्ट्रक्चर आता है, और सेक्युलर कैरेक्टर में भी आता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर इन तीनों चीजों में आता है, और बहुत सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में, तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करनी है। सबसे पहले है आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है। सेकंड है ही इज सबऑर्डिनेट टू एंड असिस्ट द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैसा हो सकता है कि अटॉर्नी जनरल सोलिसिटर जनरल के नीचे हो, सबऑर्डिनेट हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, आर्टिकल 76, आर्टिकल 88, ठीक है, आर्टिकल 76, आर्टिकल 88 और आर्टिकल 105 इन सब में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 105 में पावर, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 88 में अगर बात करें राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 76 में तो आपने देख ही लिया, ऑफिस के बारे में बताया गया है कि एक ऐसा ऑफिस होगा। और एक और चीज ध्यान रखनी है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के। ठीक है, ये क्या है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के। ठीक है, इसके अलावा इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद ये इनकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, जितनी सुप्रीम कोर्ट जज बनने की होती है। सुप्रीम कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन जो है उसी वैसी क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल की भी होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या फिर किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज होने चाहिए, या फिर 10 साल तक एडवोकेट होने चाहिए। ठीक है, एमिनेंट जूरिस्ट, या फिर प्रेसिडेंट की नजरों में क्या होने चाहिए, एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए। ये सारी चीजें अगर होंगी तो क्या होंगे, आप अटॉर्नी जनरल वो हो सकते हो। इनके टर्म की बात करें, इनकी टर्म कोई फिक्स नहीं है। प्रेसिडेंट जब चाहे इनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, याद रखना। और इनके रिमूवल का कोई भी ग्राउंड या फिर इनका प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके रिमूवल का कोई भी चीज डिफाइन नहीं है। ठीक है, और किसी भी टाइम प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं। और इनका जो रिम्यूनरेशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इनको मेनली इनके रिम्यूनरेशन को कौन वो करता है, डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट इनके रिम्यूनरेशन को वो क्या करते हैं, वो करते हैं क्या, डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा सोलिसिटर जनरल की बात करें, वो अटॉर्नी जनरल को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं उनके काम को, ऑफिशियल ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में। ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल के सबऑर्डिनेट है। इनको सेकंड लॉ ऑफिसर भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, सेकंड लॉ ऑफिसर भी बोला जाता है। ठीक है, और ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने से डिबार नहीं है, मतलब ये प्राइवेट में भी लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस इनको दी गई, कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं ताकि कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी ना हो। ठीक है, और आर्टिकल 76 वगैरह में इनका कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, केवल और केवल अटॉर्नी जनरल को उसमें मेंशन किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया, ए। आ जाते हैं 24 पे।
सरफेस इनहेंस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताना है। इट इज टेक्निक यूज्ड फॉर मोलिकुलर डिटेक्शन रिलाइंग ऑन इनहेंस्ड रमन स्कैटरिंग ऑफ मोलिक्यूल। बिल्कुल ये एक टेक्निक है मोलिकुलर डिटेक्शन के लिए। ये दिस टेक्निक कैन बी यूज, देखो कोई भी साइंटिफिक जो टेक्निक है ना वो कैन बी यूज, तो बहुत सारे डाइवर्स एरियाज में हो सकती है, ठीक है। तो याद रखना ये डेंगू की रैपिड डायग्नोसिस में भी यूज हो सकती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया इसका सी, ठीक है। आंसर क्या आ गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्या बोलता है, नेशनल कमीशन फॉर एससीज के बारे में बात करनी है। नेशनल कमीशन फॉर एससीज, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले है कि इट सीक्स टू प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट एससीज एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि ये एससीज को भी सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज को भी सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, ओबीसीज को भी करते हैं। किसको करते हैं, ओबीसीज को भी करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। फिर सेकंड है, इट स्पेसिफाइज द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ कास्ट इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो ये स्पेसिफाई करती है कि जो इंक्लूजन या एक्सक्लूजन होगा शेड्यूल कास्ट का लिस्ट में, ठीक है, ये चीज बतानी है। तो याद रखना प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी कास्ट एससी मानी जाएगी, कौन सी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का जो रोल होता है वो क्या होता है, एडवाइजरी रोल होता है। वो स्पेसिफाई नहीं कर सकते। स्पेसिफाई कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा कि ये कास्ट को एससी में डालना है। और लेकिन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फाइनली कौन करेगा, फाइनली करेगी पार्लियामेंट, ठीक है। फाइनली कौन करेगी, पार्लियामेंट। तो देखो एडवाइस कौन करेगा, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी। फिर स्पेसिफाई कौन करेगा कि प्रेसिडेंट यस ये कास्ट हो सकती है। और उसके बाद इंक्लूजन या एक्सक्लूजन कर कौन सकता है, मेन पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है, इट प्रेजेंट्स टू द प्रेसिडेंट एन एनुअल रिपोर्ट टू द वर्किंग ऑन सेफगार्ड ऑफ एसटी। बिल्कुल ये प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट देते हैं एससी के सेफगार्ड को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया सी, ठीक है। डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया, सी। तो हमने तीन चीजें देख ली, कौन एससी को कौन वो कर सकता है। आपको पता है ये पहले सेम बॉडी थी, लेकिन 2004 में इसको क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर एससी बना दिया गया अलग और नेशनल कमीशन फॉर एसटी अलग बना दिया गया, ठीक है। आर्टिकल कौन से में रख दिया गया इनको, आर्टिकल 338 में रख दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 338 में इनको रख दिया गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके अकॉर्डिंग इनको सेपरेट किया गया। और ये कब हुआ था, 2003 में हुआ था। 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसमें नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी को अलग अलग बना दिया गया, ठीक है। और आर्टिकल किस में रख दिया गया, आर्टिकल 338 में, ठीक है। अगर इसमें मेंबर्स की बात करें, 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक चेयरपर्सन होते हैं, उसके बाद एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर वारंटी, अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। टेन्योर वगैरह या फिर कंडीशन ऑफ सर्विस कौन डिटरमाइन करता है, वो भी प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं। एनुअल रिपोर्ट जो है, याद रखना एनुअल रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को ही देते हैं और प्रेसिडेंट जो है ये रिपोर्ट पार्लियामेंट को देता है, ठीक है। और फिर ये जो रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नर को भी देते हैं। किसको देते हैं, गवर्नर को भी देते हैं, ठीक है। और अगर इनकी जो एडवाइजरी है, अगर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनको रीजन भी बताना होगा, ठीक है। मेमोरेंडम फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी रिकमेंडेशन, तो वो पार्लियामेंट को बताना होगा। इनके पास सिविल कोर्ट की सारी पावर्स हैं, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखनी है। और ये तो बता ही दिया कि एससीज के अलावा एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज, ओबीसीज के जो राइट्स हैं उनको भी ये सेफगार्ड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, करेक्ट होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। नेशनल कमीशन फॉर एससीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी। आ जाते हैं किस पे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में हो गई हमारी, तो क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो हुआ, एडेड कौन कौन से आर्टिकल्स उसने कहाँ पे उसने ऐड किए। तो याद रखना जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ ना, उसने तीनों में ऐड किया था, फंडामेंटल ड्यूटी में भी, राइट में भी और डीपीएसपीज में भी, ठीक है। तीनों में ऐड किया था। ऐसा कौन सा आर्टिकल था जो ऐड किया था, याद रखना एजुकेशन के लिए आर्टिकल था। किसके लिए आर्टिकल था, एजुकेशन के लिए आर्टिकल था। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, ठीक है, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी पार्ट 4A में, ठीक है। मतलब आर्टिकल 51A में पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी ताकि 6 से 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, उनको क्या प्रोवाइड की जा सके, एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके एजुकेशन के लिए। और फंडामेंटल राइट्स की बात करें, वहां कहाँ हुआ था, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में ऐड हुआ था पार्ट 3 में कि 6 से 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कौन प्रोवाइड करेगी, स्टेट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और डीपीएसपी की बात करें, उसमें आर्टिकल 45 में ये ऐड किया गया था। आर्टिकल 45 में ये ऐड किया गया था कि जब तक बच्चे 6 साल तक एक ही एज के नहीं हो जाते, तब तक जो स्टेट है वो इंडेवर करेगी उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब तक बच्चे 6 साल की उम्र तक नहीं आ जाते तब तक स्टेट को उनको केयर प्रोवाइड करनी है, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। सारे ही उनमें ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ये आता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, सबसे पहले है इट इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1997। देखो सबसे पहले बात आती है कि OPCW, ठीक है।
ये केमिकल वेपन जो कन्वेंशन है 1997 का, उसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी है। ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? इट इज ऑथराइज टू परफॉर्म इंस्पेक्शन इन सिग्नेटरी स्टेट, बिल्कुल ये इंस्पेक्शन भी कर सकती है। थर्ड है इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ ओपीसीडब्ल्यू, याद रखना इंडिया भी मेंबर है ओपीसीडब्ल्यू का, ठीक है, इंडिया भी मेंबर है, सिग्नेटरी है ओपीसीडब्ल्यू का, ठीक है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया? ए। केमिकल वेपन वैसे कौन सा वेपन होता है? केमिकल वेपन एक ऐसा वेपन होता है जो इंटेंशनल डेथ या हार्म कोज करता है अपनी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज से, ठीक है, उसको बोलते हैं केमिकल वेपन, ठीक है। अभी बात करें केमिकल वेपन ट्रीटी की, ठीक है, अगर केमिकल वेपन ट्रीटी की बात करते हैं, जो केमिकल वेपन ट्रीटी है, ये क्या है? एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो केमिकल वेपन्स को क्या कर रही है? बैन कर रही है, ठीक है, केमिकल वेपन्स को बैन कर रही है। ये कब बनी थी? 1992 में बनी थी, ठीक है, केमिकल वेपन्स ट्रीटी। उसके बाद सिग्नेचर के लिए ओपन कब हुई थी? 1993 में हुई थी, और इफेक्टिव कब से होगी थी? 1997 से, ठीक है। तो केमिकल वेपन जो ट्रीटी है वो इफेक्टिव कब से होगी थी? 1997 से, ठीक है। और जितने भी केमिकल वेपन्स हैं ओल्ड और अबंडेंट हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की बात करती है, कि ये मैंडेटरी कर देती है कि आपको जितने भी ओल्ड और अबंडेंट केमिकल वेपन्स हैं उनको क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। ओल्ड और जो अबंडेंट केमिकल वेपन्स हैं उनको आपको क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है, ये बोलती है, ठीक है। और क्या बोलती है ये? इसके जो अगर बात करें, इंडिया इसका सिग्नेटरी कब बना था? 1993 में ही बन गया था, ठीक है। ये क्या करती है? प्रोहिबिशन करती है किसका? डेवलपमेंट का, प्रोडक्शन का, एक्विजिशन का, स्टॉक पाइलिंग, रिटेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है, और ट्रांसफरिंग, ये सारी चीजें रोकती है, ठीक है। डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, स्टॉक पाइलिंग और रिटेंशन और ट्रांसफरिंग, हर चीज को ये क्या करती है? प्रोहिबिट करती है। उसके बाद याद रखना 2013 में जो ये इसके अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है ओपीसीडब्ल्यू, इसको क्या मिला है? इसको नोबेल प्राइज भी मिला है। इसको क्या मिला है? इसको नोबेल प्राइज भी मिला है। क्या मिला? इसको नोबेल प्राइज भी मिला है 2013 में। वैसे इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? हेग, नीदरलैंड में, ठीक है, याद रखना इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? हेग, नीदरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। इसकी स्टेट पार्टी 165 इसके क्या है? सिग्नेटरीज हैं, ठीक है, सिग्नेटरीज है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। ये क्या बोलते हैं इसको? केमिकल वेपन ट्रीटी जो है इसके अंदर बनी है ओपीसीडब्ल्यू, और ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, जो हमने बता दिया इसके बारे में। उसके बाद इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव है इसके लिए, मतलब इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं केमिकल वेपन्स इसको रोकने के लिए। सबसे पहले केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट भी इंडिया ने बनाया, 2000 में बनाया, ठीक है। उसके बाद बात करें नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन, नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन भी इंडिया ने बनाई कब? 2005 में, ठीक है, एक नेशनल अथॉरिटी बनाई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ओपीसीडब्ल्यू के बीच में एक मीडिएटर के तौर पे इसने काम किया, ठीक है, ये काम करती है। उसके अलावा बात करें और भी बहुत सारे कन्वेंशन है जो हैजार्डियस केमिकल्स को प्रिवेंट करने के लिए बने हैं, जिसको इंडिया ने भी अडॉप्ट कर रखा है। कौन कौन से कन्वेंशन है? जिसका नाम है BRS, सबको पता है ये BRS कौन से है? बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन। बेसल की बात करें, ये बेसल कब आया था? 1992 में फोर्स में आया था, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो होता है हैजार्डियस वेस्ट का, डेवलप्ड से लेस डेवलप्ड कंट्रीज में उनके मूवमेंट को रोकता है, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को ये रोकता है। हैजार्डियस जो केमिकल है उनके जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है उनको रोकता है। क्या? बी से याद रखना, बाउंड्री, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रोकता है। ये 1992 में इफेक्टिव हो गया था और इंडिया इसका पार्ट है। उसके बाद आता था रोटरडैम कन्वेंशन, ये कब अडॉप्ट हुआ था? ये हुआ था 1998 में, लेकिन फोर्स में कब आया था? 2004 में फोर्स में आया था, ठीक है। ये क्या है? याद रखना, ये लीगली बाइंडिंग है। क्या? ये लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है। इसमें पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो भी बैंड है, मतलब सारी चीजें बैंड है, सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड है हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, तो वो सारी चीजें इसमें बैन है, पेस्टिसाइड वगैरह, इंडस्ट्रियल केमिकल्स वगैरह। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन याद रखना किसके लिए? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए, POPs के लिए। इंडिया इसका सिग्नेटरी है, यस, इंडिया इसका सिग्नेटरी है। फोर्स में कब आया था? ये भी 2004 में आया था। तो याद रखनी है, दो कन्वेंशन जो है 2004 में फोर्स में आए हैं, और जो ये बेसल वाला है ये 1992 में फोर्स में आया है। तो ये तीन कन्वेंशन भी इंडिया ने साइन कर रखे हैं। OPCW का भी इंडिया पार्ट है, और केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट भी इंडिया ने बना रखा है, और नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन भी इंडिया ने 2005 में बनाई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंडिया के बारे में आपने भी देख ली, और OPCW के बारे में तो आपने देख लिया। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बताना है। किसके बारे में? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है? सबसे पहले है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 एज स्टैट्यूटरी बॉडी। ये 1964 में एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी बना था। याद रखना, जब ये 1964 में बना तो ये स्टैट्यूट ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था ना स्टैट्यूटरी बॉडी था, ठीक है। 1964 में जब ये बना ना तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी था ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी, ठीक है। नोट करेक्ट ही बतानी है, तो फर्स्ट तो है ही रॉन्ग, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड ARC। क्या ये सेकंड ARC के रिकमेंडेशन पे बना था? बिल्कुल नहीं है। किसके रिकमेंडेशन पे बना था? संथान कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये बना था, ठीक है, याद रखना। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, इस पे ये नहीं बना था,
ठीक है, संथानाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था। और थर्ड है इट्स ज्यूरिडिक्शन एक्सटेंड्स टू मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ यूनियन। बिल्कुल, इसका ज्यूरिडिक्शन जो है कहाँ तक अप्लाई होता है, जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज के जो है मेंबर्स उनके लिए अप्लाई होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। तो फर्स्ट भी रॉन्ग होगी, सेकंड भी रॉन्ग होगी, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछी है, तो आंसर क्या आ गया हमारा बी। ठीक है, आंसर क्या आ गया बी। करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में सीवीसी बनाया गया था 1964 में, और जब ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी था, लेकिन 2003 में इसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंडर रख दिया गया, तो ये क्या बन गया, स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। तो 2003 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। ये क्या है, एक मल्टी मेंबर बॉडी है। क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है जिसके एक चेयरमैन है, और मल्टी मेंबर बॉडी है, मल्टी मेंबर मतलब एक चेयरमैन है और 2 से ज्यादा इसमें विजिलेंस कमीशन नहीं हो सकते। ठीक है, नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमीशन, तो एक चेयरमैन और 2 विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, टर्म की बात करें 4 ईयर 65 ईयर्स है, 4 ईयर 65 ईयर जो भी पहले हो जाए, और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, याद रखना, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो 28 का आंसर हो गया बी। आ जाते हैं 29 पे। क्या बोलता है, हमें स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 के बारे में बताना है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 किसने निकाली है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 किसने निकाली है, यूएन पॉपुलेशन फंड ने। किसने निकाली है, यूएन पॉपुलेशन फंड ने निकाली है। और ये जो यूएन पॉपुलेशन फंड है ये किसकी सब्सिडरी ऑर्गन है, यूएन जनरल असेंबली की। किसकी, यूएन जनरल असेंबली की। और स्टार्टिंग में जो ये यूएन पॉपुलेशन फंड था ये एज ए ट्रस्ट फंड बना था कब, 1967 में, लेकिन बाद में इसने ऑपरेशन कब स्टार्ट किया, 1969 में। ठीक है, 1969 में इसने ऑपरेशन स्टार्ट किया। ये जो है एज ए सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी काम करता है। ठीक है, यूएन पॉपुलेशन फंड एज ए सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी काम करता है। और इसका जो मिशन है वो क्या है कि वर्ल्ड को क्या बनाना है, वर्ल्ड को टू डिलीवर ए वर्ल्ड जहाँ पे एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेफ एंड एवरी यंग पर्सन पोटेंशियल इज फुलफिल्ड। ठीक है, इसके ये ऑब्जेक्टिव है, ये चीज ध्यान रखना। इसका एक मिशन है क्या कि मतलब कि एवरी जो प्रेगनेंसी है, हर प्रेगनेंसी क्या हो, वांटेड हो। ठीक है, हर जो चाइल्ड बर्थ हो वो क्या हो, सेफ हो, और हर जो यंग पर्सन्स पोटेंशियल है वो क्या हो, फुलफिल्ड हो। ठीक है, हर एक का पोटेंशियल फुलफिल्ड हो, हर एक चाइल्ड बर्थ सेफ हो, और हर एक प्रेगनेंसी वांटेड हो। ऐसा वर्ल्ड बनाना है किसको, यूएन पॉपुलेशन फंड को। ये इनका टारगेट है। 2021 में जो इनका टारगेट था, जो थीम था, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन हुई, उसका क्या था, माई बॉडी इज माई ओन। माई बॉडी इज माई ओन, ये इनका क्या था, थीम था, माई ओन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर आ गया ए। आ जाते हैं 30 पे। आर्टिकल 368 के अंडर जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले है कि द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ए प्राइवेट मेंबर। इसको कोई प्राइवेट मेंबर जो है वो नहीं कर सकता, क्या स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये चीज हमें वो करनी है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसको मतलब जो इसके कोई प्राइवेट मेंबर इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता, इसको प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, इसको कोई मिनिस्टर भी कर सकता है, इसको कोई मिनिस्टर भी कर सकता है, इसको कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। और इसको जो इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, दूसरा देख लेते हैं। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय सिंपल मेजोरिटी। याद रखना, दोनों हाउसेज में ये बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। इसीलिए इसको आर्टिकल 368 में रखा गया है कि आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखनी है कि केवल और केवल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो केवल और केवल पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, केवल और केवल पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं लाया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट, ये चीज अभी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है थर्ड, देयर इज नो प्रोविजंस फॉर होल्डिंग ए जॉइंट सिटिंग फॉर पर्पस ऑफ अमेंडमेंट बिल। बिल्कुल, जब आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो रहा होगा तो कोई मतलब ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग है, तो हमें करेक्ट बतानी है। तो कोई केवल थर्ड करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी। एक और चीज ध्यान रखनी है, एक और चीज क्या ध्यान रखनी है कि देखो, हमने बताया कि दोनों हाउसेस को स्पेशल मेजोरिटी से तो पास करना ही है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में किसी फेडरल प्रोविजन को चेंज कर रहे हो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन किसी फेडरल प्रोविजन को चेंज कर रहे हो, तो स्टेट्स हाफ स्टेट्स का आपको रेटिफिकेशन चाहिए, वो भी किससे, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, हाफ स्टेट्स का आपको रेटिफिकेशन चाहिए सिंपल मेजोरिटी से, ये चीज ध्यान रखनी है। और फिर आपको अगर आप किसी फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, और केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया था, केशवानंद भारती केस में कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर नहीं कर सकते, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास पावर है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखनी है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वो नहीं कर सकती है। तो आंसर क्या आ गया, बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे।
मेड इन अमेरिका टैक्स प्लान किसके लिए है? तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है ये मेड इन अमेरिका टैक्स प्लान, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए जो टैक्स लगाया जा रहा है, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो ये किसके लिए? बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए है। ठीक है, किसके लिए? ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का जो कंसेप्ट है वही है कि जो कंपनीज हैं वो अपना बेस शिफ्ट ना करें दूसरे में, ताकि कंपनी को जो है देश को नुकसान हो। तो उसी के लिए है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए है, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का कंसेप्ट है। और ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब एक OECD कंपनीज ने, OECD का कंट्रीज ने एक रिपोर्ट निकाली 2070 में, और उन्होंने बताया कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग से अगर बात करें टैक्स लॉसेस की ग्लोबली, तो 200 बिलियन डॉलर का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है ग्लोबली। ठीक है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग से ग्लोबली कितना नुकसान हो रहा है? 200 बिलियन डॉलर का। ठीक है, 200 बिलियन डॉलर का ग्लोबली नुकसान हो रहा है किससे? बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग से। OECD ने रिपोर्ट निकाली थी 2017 में। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए एक कंसेप्ट लाया गया, तो मेड इन इंडिया टैक्स प्लान, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है। तो आंसर क्या आ गया? ए। आ जाते हैं 32 पे। नाटो के बारे में बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए, नाटो और CSTO। ठीक है, अब तो बहुत ज्यादा न्यूज में है। सबसे पहले नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें सारे कंट्रीज हैं जो अटलांटिक ओशन को सराउंड करते हैं। बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि नाटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो मिलिट्री तो अलायंस है, लेकिन कौन सी कंट्रीज? जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को सराउंड कंट्रीज करती हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन मतलब नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज, वो जो सराउंड करती हैं, केवल वही जो है वो इसका पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। ठीक है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज इसका पार्ट है। कब बनी थी? 1949 में बनी थी। सेकंड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एन अटैक अगेंस्ट वन और सेवरल नाटो मेंबर्स इज कंसिडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। बिल्कुल एक पे अटैक, सब पे अटैक माना जाएगा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी। हमें बताना क्या था वैसे? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी। और ये उनके कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि वन एक के अगेंस्ट अटैक, सबके अगेंस्ट अटैक, आर्टिकल 5 में लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 5 में लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ होगी। और इसकी मेंबरशिप किसके लिए ओपन है? किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए ओपन है जो इनके प्रिंसिपल्स को मानती हो, नाटो के प्रिंसिपल्स को मानती हो, और नॉर्थ अटलांटिक एरिया की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, और याद रखना, और इसमें जो डिसीजन है वो किससे लिए जाते हैं? कंसेंसस से डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, और मेनली रशिया से सिक्योरिटी के लिए मेनली ये बनाई गई है। अगर इसमें बात करें, अप्रोक्स 2019 में 30 मेंबर्स इसमें हो गए हैं। कितने हो गए? इसमें 30 मेंबर्स हो गए हैं। लेटेस्ट मेंबर जिसने इसमें ज्वाइन किया है वो है मैसिडोनिया। कौन सा है? मैसिडोनिया, जिसने 2020 में इसको ज्वाइन किया है। किसने? 2020 में इसको ज्वाइन किया है। उससे पहले 2017 में एक कंट्री ने इसको ज्वाइन किया था, वो था मोंटीनीग्रो। ठीक है, मोंटीनीग्रो ने 2017 में इसको ज्वाइन किया था। उसके अलावा ये किस ट्रीटी से बना है? वॉशिंगटन ट्रीटी से बना है। वॉशिंगटन ट्रीटी से ये बना है। किससे बना है? वॉशिंगटन ट्रीटी से ये बना है। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो कहाँ पे? इसके ब्रुसेल्स में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। कहाँ पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और हाँ, ठीक है। और एलाइड कमांड कहाँ है इनके ऑपरेशन की? ऑपरेशन की इनकी एलाइड कमांड ऑफ ऑपरेशन इनकी कहाँ पे? याद रखना, वो है मोन्स, बेल्जियम में। कहाँ पे? मोन्स, बेल्जियम में इनके एलाइड कमांड की वो है ऑपरेशन की, एलाइड कमांड ऑपरेशन। ठीक है, मोन्स, बेल्जियम में। इंडिया मेंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इंडिया मेंबर है? इंडिया मेंबर नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, इंडिया के बारे में चीज़ें ध्यान रखनी कि इंडिया में मेंबर है कि नहीं है। अब अगर बात करें एक और इन्हीं जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, CSTO ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कब बनी थी? 1992 में बनी थी, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। उसके बाद बात करें किस पैक्ट से बनी है? जैसे ये वॉशिंगटन ट्रीटी से बनी है, ये किससे बनी है? ताशकंद पैक्ट से बनी है। किससे बनी है? ताशकंद पैक्ट से बनी है। उसके अलावा बात करें, ये भी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। उसके अलावा बात करें इसके मेंबर्स कौन कौन से? इसके 6 मेंबर्स है। कौन कौन से? रशिया, बेलारूस, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ठीक है, रशिया, रूस, बेलारूस, अर्मेनिया और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कौन सा? ताजिकिस्तान। सॉरी, ठीक है, ये कौन सा? ताजिकिस्तान है। तो ये 6 कंट्रीज हैं जो इसके पार्ट है किसके? CSTO के। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पे? मॉस्को में। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स? मॉस्को में है। और ताशकंद ट्रीटी से ये बनी है। और ऑब्जर्वर स्टेटस की बात करें तो कौन कौन है इसके ऑब्जर्वर्स? अफगानिस्तान एंड सर्बिया। कौन है? अफगानिस्तान एंड सर्बिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये CSTO के मेंबर्स हैं। और नाटो के मेंबर्स कौन कौन है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर आ गया बी। आ जाते हैं 33 पे। क्या बोलता है 33? हमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में बात करना है। अगर आप पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत है, अगर आपने वो पढ़ी होगी तो आप इसका जो आंसर है वो लगा दोगे। क्या लगा दोगे? सबसे पहले है, इट एम्पावर्ड द वायसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग इमरजेंसी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसने क्या किया था? एम्पावर किया था वायसरॉय को ऑर्डिनेंस को इशू करने के लिए विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट मेड ए बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव
institution by associating Indians with law-making process. It initiated the process of decentralizing by restoring legislative powers to Bombay Madras Presidency. तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और एक और चीज़, इन्होंने पोर्टफोलियो जो सिस्टम था उसको भी रिकॉग्निशन दिया था। इसको दिया था पोर्ट जो फोलियो सिस्टम था उसको भी क्या दिया था, रिकॉग्निशन दिया था। और मेनली ये पोर्टफोलियो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया गया था, किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में, ठीक है। और ये तो बता ही दिया कि बॉम्बे और मद्रास में भी लेजिस्लेटिव जो पावर्स थी उनको भी दी गई थी। और वो कब, मतलब कब दोबारा रिस्टोर की गई थी, जैसे कि बंगाल हो गया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हो गया और पंजाब हो गया, वहाँ पे कब लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी वो एस्टेब्लिश की गई थी, याद रखना। बंगाल में की गई थी 1862 में, और नॉर्थ वेस्ट में की गई थी 1886 में, और पंजाब में की गई थी 1897 में, ठीक है। तो और एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट हुई थी कि यहाँ पे जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी ना गवर्नमेंट की, जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी वो रिवर्स हो गई थी, ठीक है। सेंट्रलाइजिंग जो टेंडेंसी थी वो क्या हो गई थी, रिवर्स हो गई थी। वैसे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी स्टार्ट कब हुई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी वो स्टार्ट हुई थी, और अपने क्लाइमैक्स पे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कब पहुंच गई थी, 1833 में, ठीक है। क्लाइमैक्स में पहुंच गई थी 1833 में, 1773 में स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पे क्या हुआ था, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का रिवर्स हुआ था, कब, 1861 के एक्ट में, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखनी है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन लोगों को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया था, नॉमिनेट किया था। कौन थे, एक थे राजा, एक महाराजा, एक राव, ठीक है। एक तो थे राजा, एक थे महाराजा और एक थे राव। राजा कहाँ के थे, बनारस के थे, महाराजा पटियाला के थे, और ये राव कौन थे, सर दिनकर राव। कौन थे, सर दिनकर राव। तो याद रखनी है, तीन राजा, महाराजा, राव, तीन को क्या किया था, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में लिया था, नॉमिनेट किया था, ठीक है। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है। तो ये है 1861 के एक्ट के बारे में, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर क्या आ गया, डी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्या बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या चीज सही नहीं है, ड्यूटीज, ठीक है। सबसे पहले ड्यूटीज कैन बी इंप्लीमेंटेड थ्रू सम अदर लीगल प्रोविजंस। तो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इंप्लीमेंट की जा सकती हैं कुछ अलग लीगल प्रोविजन से। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं बतानी है भैया, तो स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। बिल्कुल से पता तो चल ही जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है कि नहीं है लॉ। थर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया। ऐसा नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज केवल और केवल किसके लिए होती है, सिटीजन्स के लिए होती है, ना कि फॉरेनर्स के लिए। फोर्थ है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी इज ए फंडामेंटल ड्यूटी। बिल्कुल ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो इसका आंसर सी आपको पता होनी चाहिए, रटे होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ डीपीएसपी, ये सारी चीजें आर्टिकल वाइज आपको रटी होनी चाहिए, तब आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। क्वेश्चन 35 में आ जाते हैं। लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट इनिशिएटिव के बारे में बताना है। लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया, तो याद रखना किसने लॉन्च किया था, ये यूएसए ने लॉन्च किया था। किसने किया था, यूएसए ने लॉन्च किया था ये क्लाइमेट को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और वैसे इंडिया और यूएसए भी एक और इंडिया और यूएसए ने एक जॉइंट पार्टनरशिप की है, कौन सी, इंडिया यूएसए क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030, ठीक। इंडिया यूएसए क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप में इंडिया और यूएसए ने पार्टनरशिप किया है। जॉइंट इनिशिएटिव है जिसकी दो मेन चीजें हैं। क्या हैं, सबसे पहले तो हम स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी में पार्टनरशिप करेंगे, और दूसरा क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग किया गया है कि फाइनेंस भी मोबिलाइज किया जाएगा, ठीक है, क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए ने साइन किया है। और लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था, यूएसए ने लॉन्च किया था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में बताना है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स देख लेते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस है। इंडिया हैज रिमेन्ड ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सिंस 1991 एलपीजी। इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का सिंस 1991। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। और फिर सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है, इंडियाज शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इज वन ऑफ द हाईएस्ट। थर्ड दे रखा है, इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट इज डोमिनेटेड बाय बासमती राइस एंड मेरीन प्रोडक्ट्स। देखो याद रखना है कि 1991 से जो इंडिया है वो नेट एक्सपोर्टर रहा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया का शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट में वन ऑफ दी हाईएस्ट है, ऐसा नहीं है, इंडिया का 9th हाईएस्ट है। कितना, 9th हाईएस्ट है। ओनली 2% ग्लोबल एक्सपोर्ट का इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो बासमती राइस और मेरीन प्रोडक्ट्स डोमिनेट करते हैं, ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ गया, डी। याद रखना, एक इंडिया ने एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी चलाई थी 2018 में। क्या चलाई थी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी चलाई थी 2018 में। उसके टारगेट्स क्या थे, एक तो हमें एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है उसको क्या करना है, डबल करना है। क्या करना है, उसको डबल करना है। कितना करना है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में उनको US $100 बिलियन करना है। कितना करना है, एक तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को डबल करना है, उनकी वैल्यू कितनी करनी है, US $100 बिलियन, ठीक है। और डाइवर्सिफाई करना है अपने एक्सपोर्ट बास्केट को, क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है, और क्या करना है, वैल्यू एडिशन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये किसके बारे में, हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्या बोलता है, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था प्रेसिडेंट रूल स्टेट में जब लगता है वुड बी इम्प्रॉपर, वो इम्प्रॉपर होगा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब उसमें आप मतलब प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते, वो चीज़ पूछिए, प्रेसिडेंट रूल वहाँ आप नहीं लगा सकते जब ये सिचुएशन होगी। सबसे पहले इन केस ऑफ हंग असेंबली आफ्टर जनरल इलेक्शन, अगर हंग असेंबली हो गई है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं चल रहा है तो बिल्कुल तब लग सकता है प्रेसिडेंट रूल, तो ये तो इम्प्रॉपर नहीं है। सेकंड है वेयर ए मिनिस्ट्री रिजाइंस एंड नो अदर पार्टी इज एबल टू फॉर्म मिनिस्ट्री कमांडिंग मेजोरिटी, बिल्कुल अगर कोई पार्टी रूल कर ही नहीं रही है तो भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी कि मतलब ये प्रॉपर नहीं है। थर्ड है माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट ड्यू टू एलिगेशन ऑफ करप्शन, देखो अगर करप्शन हो रहा है मतलब अगर स्टेट में तो उसके कारण अगर माल एडमिनिस्ट्रेशन है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, हर एक स्टेट में किसी में ज्यादा करप्शन है किसी में कम, लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल तो नहीं लगता है, तो ये स्टेटमेंट क्या इम्प्रॉपर है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है वो नहीं लगेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा बी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ गया बी। बस इतना सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मड इन 1946, इंटरिम गवर्नमेंट जो 1946 में बनी थी उसके कौन कौन से मेंबर्स जो वो थी, ठीक है, कौन कौन से मेंबर्स थे, तो लियाकत अली खान, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों ही मेंबर थे, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया डी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ गया डी, तीनों ही मेंबर थे। और अगर इसमें बात करें नेहरू जो थे यहाँ के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, नेहरू इसके क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, किसके, इंटरिम गवर्नमेंट के। और भी मेंबर्स थे जैसे कि जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई, उसके बाद बात करें जगजीवन राम, उसके बाद सरदार बलदेव सिंह, सी राजगोपालाचारी, बहुत सारे थे। मेनली क्या था, ये जो भी कंट्री में ब्रिटिश कॉलोनी से इंडिपेंडेंट रिपब्लिक इंडिया बनने वाला था उसके ट्रांजिशन को ओवरसी कर रहे थे। ठीक है, उसके लिए बनाई गई थी इंटरिम गवर्नमेंट। और ये कब तक रही थी, 15 अगस्त 1947 तक। कब तक रही थी, 15 अगस्त 1947 तक। और कब बनी कब थी, अगस्त 1946 में। कब बनी थी, अगस्त 1946 में बनी थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। उसी को हटा के क्या बना दिया गया था, ये इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 1946 में ये बनी थी। तो आ जाते हैं अब किस पे, क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्या बोलता है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। चेक्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट की पावर को चेक करता है, बिल्कुल। एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन, बिल्कुल उसके लिए भी काम करता है। और इट एक्ट एज ए मीन्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज इन पीसफुल मैनर, बिल्कुल पीसफुल मैनर में सोशल चेंज लाने की भी कोशिश करता है। तो बिल्कुल तीनों ही काम है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आंसर क्या आ गया डी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 40 पे। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश थ्रू वेरियस एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बताना है जो ब्रिटिशर्स ने किए अलग अलग एक्ट से। ठीक है, अलग अलग एक्ट से जो किए हैं। सबसे पहले आ जाते हैं किस पे, पहले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस डायरकी एक्ट सेंटर। तो डायरकी एक्ट सेंटर को किसने इंट्रोड्यूस की थी, बिल्कुल 1935 में डायरकी एक्ट सेंटर इंट्रोड्यूस की थी, बिल्कुल इस एक्ट ने की थी। और वैसे प्रोविंसेस में डायरकी किसने इंट्रोड्यूस की थी, 1919 के एक्ट ने। ठीक है, सेकंड है काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर सिक्स एंड एंग्लो इंडियंस, तो पता होना चाहिए सिक्स और एंग्लो इंडियंस के लिए कौन से एक्ट ने किया था, 1919 एक्ट में किया गया था। सिक्स और एंग्लो इंडियंस के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 में केवल और केवल किसके लिए किया था, मुस्लिम्स के लिए किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या आ गया ये। थर्ड देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 गिव लेजिस्लेचर द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट, बिल्कुल 1892 के एक्ट में पावर दी गई थी बजट को डिस्कस करने की, ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो बात है वो भी 1892 के इलेक्शंस में, 1892 के एक्ट में आई थी। ठीक है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, आ गया बी। आ जाते हैं नॉन जस्टिस 41 पे। नॉन जस्टिसिएबल बाय कोर्ट, कौन सा जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब आप जा नहीं सकते कोर्ट में अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो। फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिसिएबल आप कोर्ट में जा सकते हो, रिट इशू हो सकती है। ठीक है, तो ये तो जस्टिसिएबल है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसिएबल नहीं है, डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है, तो सेकंड एंड थर्ड नहीं है, फर्स्ट है, तो आंसर क्या आ गया, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। वो अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब डीपीएसपी एज, किसने कहा था कि डीपीएसपी क्या है, मोरल परसेप्ट फॉर द ऑथोरिटीज ऑफ स्टेट है। ये किसने कहा था, ऑथोरिटीज ऑफ स्टेट के लिए मोरल परसेप्ट है डीपीएसपी, ये किसने कहा था, तो ये नाम आपको पता ही होना चाहिए, किसने कहा था, बी.एन. राव ने। किसने कहा था, ये बी.एन. राव ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, बी.एन. राव ने ये कहा था, तो ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्या बोलता है, नेचुरलाइजेशन के बारे में बताना है, नेचुरलाइजेशन के सर्टिफिकेट के बारे में बताना है। सबसे पहले है ही इज ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री एंड अंडरटेक्स टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। नेचुरलाइजेशन से आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले है कि सबसे पहले है वो सिटीजन है और किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को त्याग देता है हमारी कंट्री की सिटीजनशिप लेने के लिए, तो बिल्कुल ये नेचुरलाइजेशन से सिटीजन बन सकता है। सेकंड है ही हैज एन एडुकेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये भी एक कंडीशन है कि अगर आपको 8th शेड्यूल की लैंग्वेज पता है तो आप तब भी ले सकते हो क्या, सिटीजनशिप। उसके बाद आता है ही हैज रिसाइडेड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर
लास्ट 7 ईयर्स। देखो लास्ट 7 ईयर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, लास्ट 7 ईयर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि कितने साल का कंसेप्ट है, कम से कम 11 साल का कंसेप्ट है। ड्यूरिंग 14 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी जो 12 मंथ्स का पीरियड है वो इंडिया में रहना चाहिए, और लगभग मतलब कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 11 साल होने चाहिए, ना कि 7 साल। तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाती है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, तो ये है नेचुरलाइजेशन का कंसेप्ट। तो दो तो ये हो गया कि यस, अगर वो दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को रिनाउंस कर देता है, या फिर उसको 8 शेड्यूल की लैंग्वेजेस है उनका प्रॉपर ज्ञान है, या फिर और क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर वो सर्विस में है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, अगर मान लो उसने आज एप्लीकेशन लगाई और उसके 12 मंथ्स से पहले वो क्या था, सर्विस में था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तब भी उसको क्या मिल सकता है ये क्या, अगर वो गुड कैरेक्टर का पर्सन है तब भी उसको मिल सकता है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि उसने अगर कोई डिस्टिंग्विश सर्विस दी है साइंस में, फिलोसफी में, आर्ट में, लिटरेचर में, वर्ल्ड पीस में, ह्यूमन प्रोग्रेस में, तब भी थ्रू नेचुरलाइजेशन उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। उसके अलावा उसने उसको मतलब कोई भी अगर नेचुरलाइज सिटीजन होगा तो उसको ओथ ऑफ एलिजेंस जो है वो लेनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, उसको क्या लेनी पड़ेगी, ओथ लेनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ए। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कैग के बारे में बताना है, कैग के बारे में बताना है। सबसे पहले कि किस किस का ऑडिट कर सकता है, यूनियन गवर्नमेंट का कर सकता है, एयर इंडिया का कर सकता है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट नहीं कर सकता है। तो देखो ये कुछ चीजें ना वो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, इसमें आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। आपको पता होना चाहिए कैग किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 148 में आता है। फाइनेंशियल सिस्टम बोथ सेंटर एंड स्टेट का ये कंट्रोल करता है। इसी को गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोला जाता है। और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऑडिट नहीं करता है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के ये हेड भी होते हैं। ठीक है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। उसके अलावा बात करें डेमोक्रेटिक सिस्टम के बुलवाक भी हैं। क्या है, बुलवाक हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के। डेमोक्रेटिक सिस्टम के बुलवाक है, तो क्या और भी कोई बुलवाक है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, बिल्कुल है। क्या, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी। ठीक है, ये 3 भी हैं। और इसके अलावा कौन है, कैग जो है वो हमारे बुलवाक हैं किसके, डेमोक्रेटिक सिस्टम के। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। टर्म कितनी होती है, 6 ईयर्स 65 ईयर्स। उसके बाद रिमूवल, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल होता है वैसे ही इनका रिमूवल होता है, मतलब मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे होता है। फिर जो भी दोनों हाउसेज है वो स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करना पड़ेगा, ऐसे उनका क्या होता है, रिमूवल होता है। अगर उसकी बात करें क्या ये फर्दर ऑफिस के लिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर क्या एप्लीकेबल है, नहीं, नॉट एलिजिबल है, किसी के अंडर ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद सैलरी कितनी होती है, सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल होती है। क्या कोई मिनिस्टर इनको रिप्रेजेंट कर सकता है पार्लियामेंट में, कोई मिनिस्टर इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई मिनिस्टर इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता पार्लियामेंट में। और दूसरी चीज क्या, इनके एक्शन के लिए कोई इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर सकता है, नहीं, वो भी नहीं कर सकता। ठीक है, वो भी नहीं, इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शिफ्ट नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें किसके बारे में, कैग के बारे में। तो आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। एनएचआरसी के बारे में बताना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक लिमिटेड रोल है किसके बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में। अगर वो आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो सबसे पहले है इट कैन शो मोटो सीक ए रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय आर्म्ड फोर्सेस। क्या जो एनएचआरसी है वो शो मोटो गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांग सकती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो आर्म्ड फोर्सेस में, बिल्कुल वो मांग सकती है, सही है। the government is required to inform about the action taken on the recommendation of NHRC within 3 months। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको कि उन्होंने क्या एक्शन लिया 3 मंथ के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी। अगर एनएचआरसी की बात करें, क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट के अंडर बनी है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 जो बना था उसके अंडर बनी है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की वॉचडॉग है। अगर मेंबर्स की इसकी बात करें, अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो बहुत सारे इसके मेंबर्स होते हैं। एक तो चेयरपर्सन की बात करते हैं, चेयरपर्सन रिटायर्ड जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए। ठीक है, चेयरपर्सन रिटायर्ड चीफ जस्टिस वो होने चाहिए। उसके बाद जो मेंबर्स हैं उसमें या फिर रिटायर्ड या फिर जो सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, या फिर उनको नॉलेज होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स की। उसके अलावा कुछ मिनिस्ट्रीज के भी चेयरपर्सन इनके हेड मतलब इनके मेंबर्स होते हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। इनके जो मेंबर्स होंगे, इनके जो चेयरपर्सन होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे। ठीक है, तो इनके मेंबर्स में बहुत सारी कंपोजिशन में आता है। टर्म बात करें 5 ईयर्स 70 ईयर्स इनकी टर्म है। ठीक है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का ये एलिजिबल है, नहीं, ये एलिजिबल नहीं है, ये एलिजिबल नहीं है। उसके बाद क्या इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। उसके बाद किस कमेटी के 6 मेंबर की कमेटी के बेसिस पे ये क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। ठीक है, 6 मेंबर की जो कमेटी रिकमेंड करती है इनके अपॉइंटमेंट को, वो 6 मेंबर कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर, फिर होते हैं हमारे स्पीकर, फिर आते हैं हमारे डिप्टी चेयरमैन जो हमारे जो होते हैं राज्यसभा के। उसके बाद आते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ हाउसेस के, और उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट होम मिनिस्टर। ठीक है, ये 6 मेंबर हैं जो इनकी अपॉइंटमेंट को क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। ठीक है, इनकी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है।
क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। कौन सी बॉडी है, रिकमेंडेटरी बॉडी है। तो ये सारी चीजें किसके बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप नेशनल ह्यूमन राइट्स की बात चले, ये सारी चीजें मतलब आपके दिमाग में वैसे ही चलनी चाहिए, ठीक है, कि क्या होता है जो मैं बोल रही हूँ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्या बोलता है 46, सिटीजनशिप के बारे में बताना है। सिटीजनशिप के बारे में बताना है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली प्रोवाइडेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली क्या क्या था। सबसे पहले मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद की जो प्रोसेस है वो तो मतलब बाद में ही उन्होंने छोड़ दी थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन नहीं किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कैसे वो किया जाएगा, कैसे एक्वायर की जाएगी सिटीजनशिप, वो बाद के लिए छोड़ दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ठीक है। उसी के लिए तो फिर क्या बनाया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना। फिर आते हैं सेकंड, प्रोसीजर डिस्क्राइबिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। बिल्कुल, ये रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट ओरिजिनल में ही था। थर्ड, मैकेनिज्म ऑफ ग्रांटिंग सिटीजनशिप राइट टू पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया में आता है तो उनको कैसे सिटीजनशिप देनी, ये कंसेप्ट भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी। आ जाएगा इस पे क्वेश्चन नंबर 47 पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताना है। सबसे पहले है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुए हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड हुए हैं वो हमें बताना है। सबसे पहले है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। ये कौन से आर्टिकल में है, फ्री लीगल एड वाला 39A में है, ठीक है। 39A में है तो ये बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। सेकंड है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का ये भी क्या है, बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। ये भी क्या है, बाद में ऐड हुआ है। और थर्ड है कि टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज। ये भी क्या है, ये भी बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। ये भी क्या है, बाद में ऐड हुआ है। और फोर्थ है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। ये बाद में ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। ये बाद में ऐड नहीं हुआ है, ये पहले ही था कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 47 में, ठीक है। आर्टिकल 47 में था ये, उसमें नहीं था। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो नहीं है, ये ओरिजिनल में था। तो पहले जो तीनों है वो किस में ऐड हुए हैं, वो अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं बाद में, ठीक है। वो कब ऐड हुए हैं, वो अमेंडमेंट में ऐड हुए हैं बाद में, ठीक है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कि कुछ हुए हैं 42nd में, कुछ हुए हैं 44th में, कुछ हुए हैं 86 में और कुछ हुए हैं 97 में। 42nd की बात करें तो आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और 48A, ये तीनों किस में ऐड हुए हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। याद रखना इन चीज़ को, 39A, 43A, 48A। उसके बाद 44 की बात करें उसमें आर्टिकल 38 ऐड हुआ है, इनकम इनइक्वालिटी वाला। 86 की बात करें वहाँ पे आर्टिकल 21A और मतलब आर्टिकल 45 ऐड हुआ है। कौन सा, आर्टिकल 45। और 97 की बात करें वहाँ पे 43B मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला ऐड हुआ है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि आपको कौन कौन से जो है वो न्यू ऐड हुए हैं। जो A, B जो ये दे रखे हैं ना, ये सारे बाद में ही ऐड हुए हैं लगभग, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, A। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 48 पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले कौन कौन सी क्या क्या चीज़ हुई है, ठीक है। 48 में बताना है। सबसे पहले है जो हमारा इंडिया कॉमनवेल्थ में इंडिया की जो मेंबरशिप है उसकी रेटिफिकेशन कब हुई थी, याद रखना, मई 1949 में हुई थी। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था, जुलाई 1947 में हुआ था। और नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ था, 1950 में हुआ था। तो क्रोनोलॉजी लग गई आपकी, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, बी। इसके अलावा नेशनल सॉन्ग हमारा कब अडॉप्ट हुआ था, 1950 में, 24 जन 1950 में। और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कब बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी 24 जन 1950 में ही बने थे, ठीक है। अगर वो भी आ जाए तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। ओनली टू इंडियन सिटीजन्स के लिए कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं, बताया था 15, 16, 19, 29 और 30। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था, बिल्कुल ये था। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन किस में आता है, आर्टिकल 19 में, ये भी था। थर्ड है राइट्स टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये किस में था, आर्टिकल 30 में था, ये भी था। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन ये एंड ये क्या है, फोर्स लेबर, ये नहीं था, ठीक है। ये नहीं था, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए, ठीक है। कौन कौन से राइट्स थे, ये पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। यूनियन ऑफ स्टेट्स, दो चीज़ आती है, एक तो टेरिटरी ऑफ इंडिया और एक आता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स में केवल और केवल स्टेट्स हैं इंडिया की, याद रखना। यूनियन ऑफ स्टेट में क्या आती है, केवल और केवल इंडिया की स्टेट्स आती हैं। टेरिटरी ऑफ स्टेट्स आती है ओनली। तो 50 का आंसर क्या हो गया, ए ओनली, ठीक है। 50 का आंसर क्या हो गया, बी। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। टेरिटरी ऑफ स्टेट्स भी आती है, यूटी भी आती है और जो भी हम एक्वायर करेंगे वो भी आती है, ठीक है। तो याद रखना टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर कंसेप्ट है एज कम्पेयर टू यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट्स में केवल और केवल स्टेट्स आती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोई इसको पढ़ता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो यूनियन ऑफ स्टेट्स और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या 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 डिफरेंस है। टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर कंसेप्ट है और जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो इतना ज़्यादा वाइडर कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट में केवल और केवल स्टेट आती है और टेरिटरी ऑफ इंडिया में एक वाइडर कंसेप्ट जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है बी और हमारे टोटल 50 क्वेश्चन जो हो जाते हैं वो कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर भी करो, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।